हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द क्लास। जी। उम्मीद है आप लोग की पिछली क्लास अच्छी रही होगी। आज हमारी इंशाल्लाह सेकंड प्रॉपर क्लास है। uh, हम थोड़ा सा स्टार्ट में एक 5-7 मिनट वेट करते ताकि बाकी भी ज्वाइन कर लेते, लेकिन इन द मीन टाइम आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चंस होते हैं प्रीवियस क्लास से, प्रीवियस लेक्चर से, तो यार यू गाइस आर ओपन टू आस्क। बट क्वेश्चन पूछने के लिए प्लीज यू नीड टू रेज योर हैंड एंड आई विल कॉल योर नेम एंड देन वी कैन टॉक। अच्छा जी, तो पिछला हमने जितना पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि ज्यादातर हमने देखा था कि भाई रेजिडेंसी स्टेटस वगैरह के साथ पे हम गए थे कि अगर आपने यूके में टैक्स के लिए आपने एलिजिबल होंगे किसी टैक्स ईयर में, उसका क्या क्राइटेरिया, हमने वही पढ़ा था। आज इंशाल्लाह हम अपने एम्प्लॉयमेंट इनकम स्टार्ट पाएंगे, उसको डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को कोई किस्म का क्वेश्चन हो, मसला हो या कोई चीज डिस्कस करनी हो तो प्लीज यू कैन डिस्कस इट। अच्छा जी। आज हम जो है इंशाल्लाह थोड़ा सा यूके टैक्सेशन के परफॉर्मेंस भी देखते हैं कि क्या क्या सिनेरियोज उसमें होते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद जो हमारे टैक्स स्लैब्स है यूके के, उसको भी डिस्कस करेंगे फॉर पर्सनल टैक्सेस। एक इंडिविजुअल को जो जो टैक्सेस देने होते हैं, उसके लिए जो हमारे टैक्स स्लैब्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। अगर कोई पर्सनल अलाउंस टाइप कोई चीज़ है, कोई एग्जाम्पशन है हमारे पास, तो इंशाल्लाह उसको भी हम पहले देखते हैं। देन इन हम ऑनवर्ड क्लास में प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट इनकम को भी डिस्कस करेंगे। अच्छा जी। किसका कोई क्वेश्चन? एहसन भाई, लास्ट लेक्चर क्लियर था? कोई क्वेश्चन वगैरह तो नहीं था? कोई कंफ्यूजन? ये जी अस्सलाम वालेकुम सर। नहीं सर, क्लियर था सब कुछ। एक मैंने क्वेश्चन लिखा था लेकिन अब वो मेरे जहन में नहीं आ रहा। टैक्स ब्रैकेट के रिलेटेड है, लेकिन जैसे ही अब आप स्टार्ट लेंगे वो मुझे आ जाएगा, क्योंकि मैं लिख तो लिया था। पॉइंट बुलेट में लिख ओके। लिया था लेकिन क्वेश्चन मैं भूल गया हूँ। लेकिन इन द मीन वाइल वो याद आ जाएगा मुझे असल में सोने से। कमाल करते, मतलब क्वेश्चन है लेकिन पता नहीं क्या क्वेश्चन है। सही है। मैंने वो बुलेट में लिख लिया था उसी वक्त कि मैं ये सुबह आते सारी पूछ लूंगा, लेकिन वो है कि वो बुलेट तो लिखी रह गई क्वेश्चन रह गया आप सही हैं, हम क्या क्या कह सकते हैं, आपको हम क्या कहें इस बारे में। नहीं सर, इंशाल्लाह अभी अभी स्टार्ट लेंगे तो इंशाल्लाह वो मुझे याद आ जाएगा अच्छा चले, बस अल्लाह अल्लाह करे याद आ जाए, और इंशाल्लाह क्यों नहीं। एंड प्लीज मैं आपको दोबारा भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग को किसी किस्म की कंफ्यूजन हो, किसी चीज में कोई क्वेश्चन हो, अगर थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक भी हो, बेशक आई वोंट माइंड। मतलब इंसान है डिफरेंट, क्योंकि हम ज्यादातर रियल लाइफ सिनेरियोज देख रहे होते हैं ना, कि एक चलो एक जो बुकिश नॉलेज है वो तो है ही है ना, लेकिन हमारा मेन फोकस होता है जो रियल लाइफ में ऑब्वियसली जितनी मेरी एक्सपर्टीज है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उनकी बेसिस पे मैं कोशिश करूँ कि चीज़ों को रियलिस्टिकली डिस्कस करूँ कि रियल लाइफ में ये चीज़ें कैसी होती है। चलो भाई, अगर मैं आपके साथ नोट शेयर करूंगा आज इंशाल्लाह, पूरे मैं जितना भी हमने दोनों दोनों क्लासेस पढ़े उनके नोट्स आप लोग के साथ शेयर कर लूंगा ग्रुप में। आ, पढ़ तो आप भी लेंगे, वही इंग्लिश लिखी हुई जो मैं भी आपको पढ़ के सुनाऊंगा। तो बात तो सिर्फ पढ़ने की नहीं है, बात ये है कि उस चीज को हम थोड़ा सा देखें। आ, मेरी अगर मैं आपको पर्सनल एक ओपिनियन दूं अपने कि मैं एक चीजों को किस तरह ग्रैब अप करता हूँ, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं एक बार वो चीज सुनूं, देन मैं उसको अप्लाई करूं। तो सुनना जो होता है ना, ये बंदे को ज्यादा टाइम तक याद रहता है। ये मेरा बिलीफ है, एंड आप लोग मुझसे इख्तलाफ कर सकते हैं इस चीज में। तो कोशिश क्या करें, चीज को सुने, देन आपके माइंड में अगर किसी किस्म का सिनेरियो आता है, कोई किसी किस्म का क्वेश्चन रेज होता है, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। हम हमारे सेशन में इनिशियल 5 to 10 मिनट्स ये भी क्वेश्चन आंसर के लिए होता है, एंड में भी मैं तकरीबन 5 to 10 मिनट्स आप लोग की आपके क्वेश्चन आंसर्स के लिए ही रखता हूँ। चलिए, बीच में भी अगर कोई ऐसा आपको लगता है कि ये जरूरी क्वेश्चन है मेरा, तो प्लीज आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। यार इतना इतनी टेंशन ना ले, क्वेश्चन को रेज हैंड कर लिया करें, मुझे जब लगेगा कहाँ मैं इस वक्त आपको आंसर कर सकता हूँ तो डेफिनेटली मैं आपके क्वेश्चन को सुनूंगा भी, और आपको आंसर भी लाजमी करूंगा। अच्छा जी। हमने थोड़ा सा
अगर आपको याद हो हमारे पिछले लेक्चर में हमने, अगर आपको ये चीजें याद है, आप लोग की लिखी हुई चीजें हैं मेरे पास, आप लोगों ने मुझे पिछले क्लास में लिखवाई थी कि हमारी एक टैक्सेबल इनकम्स हो सकती हैं एक इंडिविजुअल की। डिविडेंड इनकम हो सकती है, रेंटल इनकम हो सकती है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम, फॉरेन इनकम, कैपिटल गेन्स, फ्लड इनकम, हजार तरह की इनकम्स हमने यहाँ पे डिस्कस की। अच्छा, अब ये इनकम अगर एक बंदे की आ रही है तो जाहिर बात है वो किसी टैक्स उन पे किस बेसिस पे लगेगा, वो थोड़ा सा अगर हम डिस्कस करें इधर, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोग को टैक्स स्लैब्स लिख देता हूँ कि टैक्स स्लैब्स हैं क्या। अच्छा जी, तो हमारे पास नाजरीन और हाजरीन, फर्स्ट स्लैब जो आता है उसे हम कहते हैं बेसिक रेट बैंड। अच्छा जी, बेसिक रेट बैंड क्या होता है? वो अल्लाह भला करे, वो कुछ ऐसा होता है कि आपकी इनकम अगर 5 में लिख लेते हैं, 1,37,700 है। फर्स्ट स्लैब हमारे पास ये आ गया कि आपकी इनकम जो है वो 1 पाउंड से लेके 37,000 पाउंड एनुअली। हम एनुअली चीजें देखेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, सेकंड स्लैब हमारे पास अल्लाह भला करे, इसको हम कहते हैं हायर रेट बैंड। अच्छा जी, हायर रेट बैंड है तो ऑब्वियसली इससे आगे से स्टार्ट होगा। तो हम अगर उसको लिखे 37,701 टू 150,000 पाउंड, ठीक हो गया। और थर्ड स्लैब जो हमारे पास आएगा वो होगा एडिशनल रेट बैंड। ये हमारे पास तीन बैंड्स आ गए हैं। ये ऑब्वियसली हमारे पास स्टार्ट होगा 150,001 टू ऑनवर्ड। 150,000 से आपकी जो अबव इनकम होगी उस पे आपको टैक्स कितना, मतलब उस पे हम जो है एडिशनल रेट बैंड में थर्ड स्लैब में फॉलो करेंगे। अच्छा जी, अगर इस पे हम अभी मैं आपको टैक्स रेट्स बताऊं तो प्यारे भाई वो सिनेरियो कुछ ऐसा है कि ये तो आपके पास आ गया 20%, ये आ गया आपके पास 40, और ये आपके पास आ गया 45%। अच्छा, कहने का मकसद ये है कि हमने अभी जो अपने पास ये वाली इनकम्स लिखी, मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। हमने ये जितनी भी इनकम्स लिखी थी, ठीक हो गया, इन सब को हम फॉर एग्जांपल, अगर मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस मैं आपको कहता हूँ, ये हो गया 15,000 हो गया हमारे पास। एम्प्लॉयमेंट इनकम मैं कहता हूँ 20,000 पाउंड हमारी हो गई एनुअल। सोल्टर मैं कहता हूँ 5,000 ये हो गया। मतलब अदर इनकम मैं कहता हूँ यार कोई 4,000 पाउंड ये हो गई है। तो ये कुछ इनकम मैंने कम्युलेट की, इसका हमने टोटल किया तो ये हमारी 45,000 बनी, ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी 45,000 में से पहले 37,700 पाउंड पे कितना टैक्स लगेगा? 20%। और जो बच जाएगी वो जाहिर बात है हम सेकंड स्लैब में फॉलो करेंगे, उस रिमेनिंग अमाउंट पे हमारा टैक्स लगेगा 40%। अगर हम इसी को ब्रेक डाउन कर लें तो इस पे हमारा जो हमारा फर्स्ट स्लैब लगेगा, यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट स्लैब लगेगा तो चलो हम कर लेते हैं कि 37,000 ही कर लेते हैं, ठीक हो गया। इस पे हमारा 20% लगेगा। और सेकंड स्लैब जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, 45,000 में से
जो इनकम जिस पर हमने ऑलरेडी टैक्स दे दी है वो लेस कर लेंगे, तो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास 7,300 रह जाएगी, जिस पे अल्लाह भला करे आपका, उसमें हमें 40% टैक्स देना पड़ेगा। अगर हम इस पर टैक्स कैलकुलेट करें, ये आ गया आपके पास, और ये, तो आपका टोटल टैक्स जो आपकी इस इनकम पे बनेगा वो, अल्लाह आपका भला करे, कितना बनेगा? 10,460 पाउंड। कैसा था? मुश्किल, आसान, कंफ्यूजिंग? ज्यादा टैक्स तो नहीं? टैक्स तो गुड, जबरदस्त है, बहुत ज्यादा है। गुड हो गया जी। टैक्स तो बहुत ज्यादा है सर। फिर वही वो मीम थी ना, गुड हो गया जी, वो वही वाला हिसाब है, अच्छा सर, बताइए। इस एक चीज, एक क्वेश्चन है सर। जी जी। अच्छा, यहाँ पे पाकिस्तान में तो इस तरह सैलरी का डिफरेंट रेट है, इनकम बेसिस का डिफरेंट रेट है, सैलरी पर्सन का। ये जो है ना, क्या कहते हैं ना, बकरियों का रेवड़ है, सबको एक ही सोटी से हाँकते हैं। अच्छा, हाँ सारों को जी। एक ही चीज है, यहाँ पे डिफरेंट रेट है सैलरी के, इनकम के बेसिस के। जी 50% बिल्कुल, मोर देन एग्जैक्टली। सैलरी के डिफरेंट है। अच्छा, उधर सब हाँ पे एक ही रेट है। जी, यहाँ पे इसलिए जो मैंने आपको ये सारी इनकम्स लिखी हुई है ना, सर, तो ये जो एक देखें। यूरो कमा रहा है उसका भी टैक्स है 20%? मतलब जो 1,000 यूरो ले रहा है या कुछ भी। यूरो नहीं सर, पहले हम देखें, आप ओ यूके में सॉरी, जाते हैं, पॉन्ड्स, यूके यूरो पॉन्ड्स, सॉरी। हाँ। अच्छा अच्छा, आते उसकी तरफ भी आते हैं। आपका सर, क्वेश्चन वैलिड है, लेकिन क्या कहते हैं ना, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना, सारी जी जी, चीजें एक साथ ठीक, दिखाएंगे ना, तो फिर ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक। ये मजा नहीं थैंक यू। करेंगे। थैंक अच्छा, कोई और ऐसा नौजवान मोहतरम या मोहतरमा, अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो इस अभी तक में, तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। नहीं तो फिर हम थोड़ा सा एक स्टेप फॉरवर्ड चलते हैं इसमें। अच्छा जी, सेकंड स्टेप हमारा क्या है? हमारे अबू बकर भाई ने उसे बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि यार, अगर एक बंदा 1 पाउंड पूरे साल में कमाता है, उसको भी 20% उस पर टैक्स देना पड़ेगा। चले अबू बकर भाई, आपकी थोड़ी बात हम मान लेते हैं। बात हम ऐसे मान लेते हैं कि हमने कहा कि हमारी टोटल टैक्सेबल इनकम ये बनी थी। अबू बकर भाई, आप अपना माइक अनम्यूट कर आए ना, जरा गपशप भी लगाते हैं ना यार, अकेले बोलते हुए मजा नहीं आता है। मैं थोड़ा आ सा गया, मैं आपसे। आ गया, मैं साथ आ गया, मैंने क्या। अच्छा आ जी, गया। ये इस पे एग्री करते हैं, हमारी टोटल टैक्सेबल इनकम हो गई है। जी, जी होगी। अच्छा, अब आपने हमसे क्वेश्चन किया था, अगर एक बंदा 1 पाउंड कमाता तो क्या जी उसको भी टैक्स देना पड़ेगा? हाँ जी, मतलब चले यार, मिनिमम। हम इतने जालिम नहीं, हम आपकी बात मान लेते हैं। ठीक है। हम आपको एक पर्सनल अलाउंस दे देते हैं, ठीक हो गया जी? अच्छा। पर्सनल अलाउंस हम आपको कितना चाहिए यार, ये बताओ। हाँ, पाकिस्तानी हिसाब से तो 6 लाख चाहिए। लेकिन अच्छा आप मुझे मैं 5-10 हज़ार दे दें, मैं खुश हो जाऊंगा। अच्छा, 5-10 यार, बड़ी कोई या सस्ती बात मिनिमम, की आप। मिनिमम क्या पता, नहीं मिनिमम वेज नहीं, रेट अभी नहीं पाँच पता हजार यूके का। पाँच सौ सत्तर दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दूंगा, नो अच्छा, कमेंट। ठीक, ठीक ठीक है, हो गया। ये ठीक है। हम आपको दे देंगे प्यारे भाई, आपको पर्सनल अलाउंस। और अभी 12,000। आपकी जो नेट टैक्सेबल इनकम जो है इनकम। वो आपकी बन जाएगी, 45 में से 12,570 निकाले, 32,430। सही है। अच्छा। अब आपको नहीं लगता कि हमारी सारी की सारी इनकम पहले स्लैब में ही फॉल कर रही है? हाँ जी, अच्छा। सही है, सही है। नहीं सर, ऐसे तो नहीं है, वो तो क्योंकि देखिए, 45 में जानी चाहिए ना। क्यों सर? पाकिस्तानी हिसाब से मैं तो बता रहा हूँ। क्या मतलब पाकिस्तानी के हिसाब से? मतलब पाकिस्तान में 6 लाख तक टैक्स पे, सैलरी पे टैक्स नहीं होता। अगर आपकी सैलरी 45 लाख है तो 45 लाख के ऊपर ही टैक्स लगेगा, 45 लाख वाला स्लैब लगेगा। सर देखिए, वही बात ना, ये रेवड़ है और सब किले की छोटी उठाई हुई है, ठीक है जी। अच्छा, तो इसमें आपकी सारी इनकम पहले एक साथ की जाएगी, ठीक हो गया अच्छा, जी। ठीक है, उसके एक सैंडविच या आप क्या ले, कचूमर सैलेड बनाया जाएगा, ठीक ठीक है, है जी। उसमें से आपको कहेंगे यार ये पर्सनल अलाउंस ले लो, ठीक रिमेनिंग है। पे सीधे सीधा टैक्स दो। 32,000 पे 20%। अब आप आपको क्या लगता है ये मेरे कौन से स्लैब में फॉल करते हैं इन तीनों में से? मुझे लगता है कि दूसरे वाले में आना, हाफ पहले में आना चाहिए, जो 37 तक पहले में आए, उसके बाद उनसे तो वो मेरी बाकी। टोटल इनकम ही, बकर मेरी टोटल अच्छा, इनकम भी 25,000 बनी अच्छा, है। फिर तो फर्स्ट में ही आता है। फिर तो इनकम भी फर्स्ट। तो देखना, मेरी नेट टैक्सेबल हम्म, इनकम कितनी बनी है? सही, सही। अच्छा, उन्होंने माइनस करवा दी जैसे। ठीक है, जैसे बिजनेस में इनकम में, यहाँ पे पाकिस्तान में बिजनेस इनकम में ना हाँ, एक्सपेंस लेस करवाते हैं। इसको मैं माइनस में लिख देता हूँ अच्छा, ताकि अच्छा, आप अच्छा। लोगों को कंफ्यूजन नहीं नहीं, हो, मैं और समझ बल्कि गया। अच्छा,
इसके अच्छा, अगर हमारी मैं टैक्सेबल इनकम ही आपका सही है, आपने ठीक लिखा हुआ है, नेट टैक्सेबल इनकम आपने लिखा हुआ लेस है। लेस जी। टैक्स लेस पर्सनल जी। अलाउंस में कर लेता हूँ, ठीक हो गया। सही तो है। इसको मैं लेस करवा लिया, तो दिस प्लस दिस, ये मेरे पास 32,000 आ गई है। अब चूंकि मेरा अच्छा पर्सनल स्लैब जो है ना, अप टू द इनकम ऑफ 37,700 है, लेकिन जी मेरी फर्स्ट। इनकम बनी ही 32,000 है। तो अगर जी। मैं इस पे सीधे सीधा इधर फर्स्ट स्लैब अप्लाई करता हूँ, ठीक है। 20%। अ, ये मेरी टोटल इनकम बनी है। इस पे अगर हम ये टैक्स स्लैब अप्लाई करते हैं, ये हमारी इनकम बनी है 6,000 अभी। इस पे टैक्स बन गया। कैसा? अब अगर हम 6,000। डिफरेंस देखें, तो अगर हमें पर्सनल अलाउंस ना मिलता तो हम तीन हम्म। तकरीबन 4,000 पाउंड एक्स्ट्रा टैक्स दे रहे होते। अच्छा, सही हो गया। डन हो गया। अच्छा, और इस तरीके बकर से वो भाई, लेस पर्सनल करके वो इस तरह करते हैं यहाँ पे, ठीक है मैं समझ गया। ठीक हो गया। अच्छा बकर भाई, थोड़ा आपसे हम नाराजगी इख्तियार करते हैं, मुबशर भाई से थोड़ी गपशप हो जी जी जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप जाएं, जबरदस्त है, मैं तो खुश हूँ। ठीक है जी सर। मुबशर भाई, आपका कोई अस्सलाम क्वेश्चन है? वालेकुम सर। वालेकुम जी सलाम। सर। अच्छा सर, ये ना नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, जिसकी वजह से ये पर्सनल अलाउंस का जो पॉइंट है ना, ये मेरा स्किप हो गया। काइंडली अगर आप इसको एक्सप्लेन कर दें। बिल्कुल कर देंगे, लेकिन हमारे साथ कॉल की रहेंगे आप, है मुबशर जी साहब? जी, ऑन कॉल हूँ। अच्छा जी। जी जी। बात ऐसी यहाँ तक तो समझ आ गई थी ना कि हमारी टोटल टैक्सेबल इनकम 45,000 बनी। ठीक हो गया। हमने एक तरफ इनकम्स अपनी डाली, जी जी। जिसको हमने टोटल किया तो वो बनी 45,000। ठीक हो गया। इस पे हमने टैक्स ठीक। कैलकुलेशन की, जी। जिस पे हमारा टोटल टैक्स बना था 10,460, ऐसे ही था। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अभी फिर हमसे अबू बकर भाई ने कहा कि अगर एक कोई बंदा है, उसकी इनकम अगर उसने 1 पाउंड कमाया, क्या उसको भी टैक्स देना पड़ेगा? तो हमने कहा अबू बकर भाई, हम आपको खफा नहीं करता, हम ऐसा करता, हम आपको पर्सनल अलाउंस दे देते हैं 12,570 का। मतलब क्या है कि आपकी जितनी भी टोटल इनकम्स बनेंगी, ठीक हो गया, उसमें से बिना झिझक स्ट्रेट फॉरवर्ड 12,570 लेस कर देंगे आप। ठीक हो गया, ये आपको पर्सनल अलाउंस मिल जाएगा। एग्जाम्प्ट क्या कहूँ, एग्जाम्प्ट स्लैब कह लो, या एग्जाम्प्ट इनकम, या आपको बस पर्सनल अलाउंस ये लोग इसको कहते हैं, या आपको एक टैक्स रिलीफ देते हैं। टैक्स रिलीफ पर्सनल अलाउंस से मतलब है कि इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी तक जो सुना है, या मुझे जितना लगता है, वो ये है कि एक बंदा अगर बेसिक लाइफ स्पेंड करे यूके में, तो उसका सालाना खर्चा इतना होता है। ठीक हो गया। तो ये एक इन्होंने फिगर बनाई हुई है कि ये क्या जो है ये ना, वो आप, एग्जैक्ट फिगर यही वहां पर डिडक्ट होती है? सॉरी क्या मतलब एग्जैक्ट फिगर? यानी ये जो आपने फिगर लिखी हुई है, ये बिल्कुल यही की यही फिगर होती है, या रफ जी एस्टिमेटेड है ये? नहीं नहीं, ये एग्जैक्ट फिगर है, सही है वो। थोड़ा हमने गपशप में लगे कि चलो आप इतना हमसे पर्सनल अलाउंस ले ले, हमने थोड़ा मजाक की तंज में कह दिया, लेकिन ये हर साल के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट आती है। ठीक है। अब मैं अगर आपसे कहूँ ना, क्योंकि हर साल थोड़ी थोड़ी पर्सनल अलाउंस की फिगर बढ़ती रहती है, मुझे 8,400 की पर्सनल अलाउंस की फिगर याद है। मतलब कब, 2015-16 की अगर मैं आपको बात बताऊं, मेरे ख्याल में अगर मैं गलत ना हूँ 8,500 था कि 400 था, इतना पर्सनल अलाउंस होता है। लेकिन जाहिर बात है, हर साल थोड़ा थोड़ा पर्सनल अलाउंस आपका बढ़ता रहता है। मर्जी उनकी, ज्यादा बढ़ाते कम बढ़ाते नहीं बढ़ाते, उनकी अपनी मर्जी। लेकिन इस टैक्स ईयर के लिए, जो कि हमारा स्टार्ट होता है 6 अप्रैल 2022 से लेके 5 अप्रैल 2023 पे, जो हमारा टैक्स ईयर एंड हो रहा है, उसके लिए पर्सनल अलाउंस की फिगर है 12,570। ठीक हो गया। हमने क्या किया, अपनी टोटल टोटल टैक्सेबल इनकम, जितनी भी मेरी सोर्सेज ऑफ इनकम थी, उनसे मैंने जितना भी अर्न किया है, उसमें से मैं अपना ये पर्सनल अलाउंस लेस कर दूंगा, मेरे पास मेरी नेट टैक्सेबल इनकम आ गई है। अब जब नेट टैक्सेबल इनकम को मैंने देखा, इसमें मैंने टैक्सेस अप्लाई किए, तो मुझे ऐसा नजर आया कि भाई मैं तो पहले स्लैब में ही फॉल होता हूँ, क्योंकि मेरी इनकम जो है ना, वो 37,700 से कम है। तो मेरी सारी इनकम जो है ना, पहले स्लैब में ही कवर हो रही है, और इस पे पहले स्लैब का ही टैक्स लगेगा मुझ पे। तो वो जब हमने अप्लाई किया 20%, तो मुझे 6,486, 6,486 पाउंड का टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर? अच्छा,
एहसन भाई, आपका कोई क्वेश्चन है? जी सर, मुझे क्वेश्चन अपना याद भी आ गया। मेरा एग्जैक्टली क्वेश्चन ये था कि जो हमारी जो टैक्स स्लैब है सर, अब ये पहली स्लैब जो है वो हमारी फर्स्ट पाउंड से 37 पाउंड 37,000 पाउंड तक है। ये तो तो ये 12,570 जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है, ये यहाँ प्लीज। से स्टार्ट क्यों नहीं की गई? ये $1 से स्टार्ट क्यों की गई? इसके पीछे कोई रीजन है सर? क्योंकि वो तो एग्जेम्प्टेड है ना। बात ऐसी है ना कि आपकी जितनी टैक्सेबल इनकम बनेगी ना ब्रदर, ठीक हो गया, उसमें से ये सारा कुछ आप बाद में परफॉर्म कीजिएगा, ठीक हो गया। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी सारी टोटल टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है, उसमें से अपना पर्सनल अलाउंस लेस कराना है, आपके पास आ जाएगी नेट टैक्सेबल इनकम, ठीक हो गया। अब इसमें आपने देखना है कि भाई ठीक है सर। आप कौन सा स्लैब में फॉल कर रहे हैं। अब पहला स्लैब इन्होंने ये बनाया। अब यार अगर पाकिस्तान की बात करें, कहते हैं अगर आपकी 1 रुपए से लेकर 6 लाख रुपए तक सालाना एम्प्लॉयमेंट इनकम है तो आप टैक्स एग्जेम्प्ट हो, ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर आपसे कहते हैं 6 लाख 1 रुपए से लेकर अगर आपकी 12 लाख पाउंड तक 12 लाख रुपए तक सैलरी है तो आपको उस पर 2.5% टैक्स देना होगा, ऐसा ही है। जी ऐसे ही है। नहीं नहीं, तो उसमें पाकिस्तान, नहीं, एक से लेके 6 लाख तक तो एग्जेम्प्टेड है ना सर, वो अमाउंट तो निकल जाएगी ना। हाँ ऑब्वियसली, तो मैंने भी तो निकाल दिया, 12,500 निकालनी थी। निकाल दिए, निकाल दिए। जी जी सर, पैंतालीस निकाल हजार में दिए। से 12,570 लेस किया तो 32,000 रह गए। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये मेरी टैक्सेबल इनकम है और ये मेरे टैक्सेबल स्लैब्स है, जी ठीक है, ठीक हो गया ये मेरे सर। टैक्स स्लैब्स है। तो अब मैंने अपनी इनकम को देखना है कि मेरी कितनी इनकम कौन कौन से स्लैब में फॉल करती है, ठीक हो गया। एग्जैक्टली। अगर हम कहते हैं कि यार मैं मेरी यहाँ पर फॉर एग्जांपल, मैं जस्ट एक रफ फिगर लिखूं, मैं कहता हूँ मेरी यहाँ पे 1.5 लाख होती, ठीक हो गया, या चलो यार मैं कहता हूँ 2 लाख कर दो, ठीक है। अब क्या सिनेरियो हमारे पास बनता, मैं जस्ट आप लोग को एक ओवरव्यू देने के, अच्छा अब मैं ये आपको बाद में बता भी दूंगा, लेकिन अगर आपकी इनकम, एक सेकंड, +1.570 इंटू 2 +1 लाख, अगर ये मेरी इनकम बनती है, अगर मेरी इनकम 1,25,140 से बढ़ जाती है ना टैक्सेबल इनकम, तो मुझे पर्सनल अलाउंस नहीं मिलेगा, ठीक हो गया। अच्छा ठीक हो गया, एक और नया रूल आ गया, ठीक हो गया। ये अभी जस्ट मैंने रेफरेंस करवाती, बाद में आपको डिटेल में बता दूंगा कि किस वजह से नहीं आता, ठीक हो गया। चल, मैं क्योंकि अभी आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, ठीक है। चलो हम इस चीज को पहले साइड पर रखते हैं, हम पर्सनल अलाउंस अभी भी ले रहे हैं। हम कहते हैं हमारे पास टैक्सेबल इनकम कितनी थी, 2 लाख पाउंड, ठीक है, मुझे पर्सनल अलाउंस में मिल गया, ठीक है। इस बात जो बात है उस पर हम बाद में फिर बात करेंगे। पर्सनल अलाउंस लेस की मेरी टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी बनी, 1,87,430 पाउंड, ठीक है। अच्छा, मेरा पहला स्लैब है अप टू 37,000, तो मतलब 37,000 पे मेरा कितना टैक्स लगेगा, 20%, जो कि ये बन गया। अच्छा, अब 37,000 से लेके 1 लाख तक कितनी इनकम बनती है, 1,12,000, ठीक हो गया। जी सर। 1,12,300, बल्कि 1,12,300 बनेगी, इसको ये वन को मैं जीरो कर देता हूँ, चलो, फिर एग्जैक्ट फिगर 12,300 बनती है। अब यहाँ पे देखिए मेरे सेकंड स्लैब में कितनी अमाउंट आ रही है, 1,62,000, लेकिन अलाउबल कितनी है, 1,12,000। तो मैं कर लूंगा 1,1,2,3,0,0, इस पे ये हो जाएगा। अब मेरी टोटल इनकम ये कितनी एक्चुअली बन गई है, ये मेरी बन गई 1,50,000 और मेरी इनकम कितनी है, 187। अच्छा, अब फिर क्या है कि 1,50,000 से ऑनवर्ड जितनी भी मेरी इनकम आएगी ना टैक्सेबल, उन सब पे 45%। तो यहाँ पे अगर मैं ये कर लूँ 187,000 माइनस दिस माइनस दिस, क्योंकि ये इनकम तो टैक्सेबल हो चुकी है ऑलरेडी, ये बन गई 37,000। और अल्लाह आपको भला करे, इस पे हमने लगाना है 45% टैक्स, और ये आपका बना 16,000 का टैक्स। और ये आपको हम टोटल करेंगे तो भाईजान 1,87,000 में से 70,000 का तो आपने टैक्स दे देना है, तो आपके पास बचे कितने, 1,18,000 रुपए।
है सर? ऐसे ही है सर। मजा आया? मजा आ गया सर, ये जो जिनको देना है उनको आपको मजा आएगा, हमें आपको क्या। आपको बड़ा शौक है बड़े बड़े पाउंड कमाने का? मजा आया? जबरदस्त। ऐसा तो होता है ना, फिर ऐसे कहा जितना जितने पैसे कमाओगे उतने दोगे भी फिर टैक्स, ठीक है हाँ। क्या? पाकिस्तान में तो मैक्सिमम स्लैब 35% है, यूके में मतलब जबरदस्त 45 तक वो ऊपर है। भाई वो देखिए, 37,000 की जो इनकम है ना, अगर जी तो पर्सनल अलाउंस ना हो जी। तो मैं कहता हूँ 50% लोग जो है ना, शायद वो 40% वाले स्लैब में जाएंगे। लेकिन बहुत सारे, मैं कहता हूँ 90% लोगों की बचत इस वजह से हो जाती है, पर्सनल अच्छा। अलाउंस की वजह से। मैं देखता रहता हूँ ना। अच्छा, हम्म। मैंने अगर मुझसे अगर पूछे रियल लाइफ में, मैंने जो सबसे ज्यादा किसी मैक्सिमम। की अगर एम्प्लॉयमेंट इनकम अगर देखी है ना, तो हम्म। वो, अब अल्लाह भला करे, 1.4 मिलियन एम्प्लॉयमेंट इनकम थी उसकी। अच्छा, 14 लाख पाउंड बहुत है। 14 लाख पाउंड उसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम थी, एनुअल। हम्म। यार उसे, चलो ये इसकी तो मैंने टैक्स रिटर्न की थी। हमारा एक बंदा था, उसकी उसको ज्वाइनिंग बोनस मिला था 25,000 पाउंड। क्योंकि वो थे यार, ये बहुत बड़ी भलाई थी। ये जो जिस कंपनी के लिए हम काम कर रहे थे, वो कर रहे थे, वो एक एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर बना रहे थे। और हम्म। सारे उनके पास सॉफ्टवेयर डेवलपर थे, और वो ये कर रहे थे कि जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज है ना यूके में, उन सबको हम्म। एक प्लेटफॉर्म पे ला रहे थे। तो अगर कोई कस्टमर आएगा ना, तो वो हम्म। अपने मर्जी का प्लान बनाएगा, और उसके पास मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनीज के प्लान आ जाएंगे कि आप कौन कौन सा प्लान ऑप्ट कर सकते हैं, या आपकी नीड के मुताबिक, या आप जितना पैसा खर्च करना चाहते हैं ना, मतलब कस्टमाइज हम्म। तरीके से आप हम्म। अपना प्लान बना सकते थे ना। तो सारे हम्म। सॉफ्टवेयर डेवलपर खैर ज्यादा नहीं हम्म। थे, चार चार पांच पांच एम्प्लॉइज थे बीच में। लेकिन हम्म। एक उन्होंने नई कंपनी बनाई थी, उस बंदे को इन्होंने साइनिंग बोनस 25,000 का दिया था। और उसकी मंथली सैलरी जो थी ना, वो 20,000 थी, ठीक है। अच्छा। और उसका उसका पेरोल मैंने खुद ही रन किया हुआ है। 20,000 में आपको पता है उसको नेट इनकम कितनी मिलती थी महीने की? 20 हजार में से 12,000। कोई 12,300 की कितनी हाँ। उसको नेट इनकम मिलती थी। अच्छा, ऐसे ही। मैं कहता हूँ यार, अगर बंदा सोचे ना हम्म। कि आपको 20,000 पाउंड आपकी तनख्वाह हो, और मेरे हम्म। कितने 12 साढ़े 12,000 से ऊपर नहीं थे, इतना मुझे अच्छे से याद है। हम्म। हाँ, कहते बंदा तो बेहोश हो जाए यार, अपनी तनख्वाह हम्म। देकर जो मिले। हम्म। डेवलपर्स तो मैंने यहाँ पे जो मैक्सिमम देखे हैं, जो हमारी कंपनी में रिमोट जॉब कर रहे थे, जो बाहर से तो 5 हजार पाउंड तक लेते हैं। 5 5 हजार, 4500, 5 हजार। वो अगर रिमोट कर पाकिस्तान रहे से तब करते हैं। उनको इतने मिल रहे होंगे। अगर वो यूके में, यूएस में बैठे हो, तो दे डू हेल अ लॉट ऑफ, वो अच्छा, ज्यादा बनाते हैं। बहुत मत। क्योंकि उनको पता है पाकिस्तान में वो उनके पास भी कैलकुलेटर हो, तो वो भी करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं हम्म। कि हम्म। कितने हजार पाउंड जो है ना, कितने बनते हैं पाकिस्तानी। ऐसे ही ऐसे ही। लेकिन आप अगर उधर जाते हैं ना, अब यार अगर मैं आपको सिंपल बताऊं, अभी इस टैक्स ईयर का जो मिनिमम एम्प्लॉयमेंट वेज है, अगर मैं गलत ना हूँ, 10.39 है। तो 10.5 कितना पर आवर के मुताबिक है, ठीक है, अच्छा अच्छा। पाउंड। अगर सिंपल एक बंदा 8 घंटे भी काम करता है ना, हम्म। और वर्किंग डेज मैं कहता हूँ, अगर मैं 23 वर्किंग डेज लगा लेता हूँ, ठीक वीकेंड भी है, छुट्टी ठीक। कर लो, ठीक है। 22 पाउंड। और इसको आप पाकिस्तानी की उससे मल्टीप्लाई करो, अच्छा, तो टैक्सेबल तो वो इनकम बन सब, जाएगी। नहीं नहीं, अगर पाकिस्तानी रुपीज में आपको जस्ट कैलकुलेट अच्छा करके अच्छा। बताऊं, कि ठीक। वहां पे मिनिमम वेज रेट जो है, कि जिससे नीचे छह अगर लाख आप चालीस कोई हजार सैलरी दे तो वो इलीगल है, आप केस कर सकते हो। तो वो पाकिस्तानी 6,40,000 बनते हैं। तो वहां पे मिनिमम मतलब जो वेज छोटे मोटे कितना? सिक्योरिटी गार्ड जो लड़के जाते हैं वहाँ पे टैक्सी चलाते, मतलब स्टार्ट की जॉब करते हैं, इतनी मिनिमम लेते हैं वो। इतने मिनिमम लेते हैं। लेकिन यार एक बात कहूँ, जो अपने सिक्योरिटी वगैरह की बात की, उनको भी पता है कि यार ये बंदा छुप के काम कर रहा हाँ, है, छुप के काम कर रहा है, कर तो स्टूडेंट है। सकता नहीं है ये, ठीक है ना। स्टूडेंट है ये। तो वो भी डंडी मारते हैं, ऐसा वो नहीं कि वो ठगी। डंडी नहीं हाँ, मारते हैं। आदि करते होंगे। हाँ, आधी तो खैर नहीं कह सकते हो। यार सिक्योरिटी वाले को अच्छा खासा पैसे मिलते हैं, ये भी याद रखो, 12-15 पाउंड अच्छा पर आवर मिलते हैं। अच्छा। इतने भी अंधाधुन नहीं होता खैर, हम्म। लेकिन देनो उसको अच्छा खासा पर आवर मिल जाता है। अच्छा। अच्छा, ये तो प्यारे भाइयों हमारे पास सिनेरियो था कि आपके पास ये टैक्स रेट्स थे। टैक्स रेट्स तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई मसला मसला है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं इस वक्त तक। फिर हम थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाते हैं। हमारी तो सब तो ऐसा है ठीक है। काम। और ठीक होगी। देखिए, जो चुप बैठे हुए हैं ना, उनके दो मतलब है।
या तो उनको हम्म। बिल्कुल समझ आ गई है, या तो उनको बिल्कुल समझ नहीं आई। ठीक है, तो अभी आप अच्छा लोग खुद सर, ज्यादा समझदार के आप किस कैटेगरी में फॉलो करते हैं? सर सर एक ये 12,570 जो आपने मुझे बताया कि पर्सनल अलाउंस जो एग्जेम्प्टेड है, ये सर उनकी साइट पे अवेलेबल होगा, ये HMRC की साइट के? क्योंकि ये तो आप फ्लक्चुएट करता है, जिस तरह आप अभी आपकी ही थोड़ी देर पहले आपने बताया कि मैंने स्टार्ट दिया था उस वक्त 8,000 कुछ था, जो अब बढ़ के 12,500 है, तो ये फ्लक्चुएट ये देखिए, ये ऐसा होता है ना, हर साल नया बजट आता है, ऐसे ही हो गया, और ऐसे ही हर है। साल ये चीजें रिवाइज होती हैं। ठीक है, चले आपने अब बात छेड़ दी तो हम आपको दिखा ही देते हैं। ये अच्छा हो गया आपने मतलब अपडेट दे रही है ना, नेक्स्ट ईयर जो भी चेंज होगा वहां से चेक कर लो। अच्छा, पर्सनल अलाउंस 2022-23, ठीक है। ओके सर, ठीक हो गया। इवन नेक्स्ट ईयर के लिए भी फिलहाल इन्होंने ये प्रपोज किया हुआ है 12,500। हम्म। अच्छा चलो, देख लेते हैं पुराना जो मेरे माइंड में आ रहा है, 2015-16 का, 15-16। अच्छा, 10,500 का नहीं, कम हो गया। फिर उससे पहले, फिर मेरे ख्याल में मुझे अपने वो क्लास टाइम का याद है, अगर वो एक्स हम जब पढ़ रहे थे, अगर 2013 चेक कर ले। 12/13, देखो 8,105। सही हो गया सर। तो ये मतलब अब खुद ही देख लेना कि 2012-13 में क्या था। तो हर साल ग्रेजुअली थोड़ा सर ऐसे थोड़ा। अगर कंसेप्ट के हिसाब से देखेंगे 12,000 मेरे ख्याल में मिनिमम वेज के बराबर होता होगा, या हो सकता है। अगर मिनिमम वेज के बराबर अगर आप, नहीं, मल्टीप्लाई आई करें। डोंट थिंक सो, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे मुताबिक कोई 1,800 समथिंग हमारी वेजेस हाँ बनी थी 1800 मिनिमम बननी वेज थी, के ऊपर। मंथली से ज्यादा बन तो जाएगा वो फिर। अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 12 कर दूं तो मिनिमम वेज नहीं बनती। हम्म। यार ये इसका जो कॉन्सेप्ट मैं जैसे पहले भी जिक्र किया ना, अब जाहिर बात है, आपको सिर्फ जस्ट हैंड टू माउथ तो नहीं रखा जाता ना जॉब में। जाहिर बात हम्म। है, आपको एक एलिमेंट होता है, आप कुछ सेव भी करोगे, कुछ आपकी जरूरत के टाइम भी बात आएगी। हम्म। 12,570 के इनका, मेरे ख्याल में जो मेरा कॉन्सेप्ट है इस बारे में, वो इनका मतलब ये है कि एक बंदा जो बेसिक रिहाइश करे, बेसिक हम्म। खाए पिए, और कॉस्ट ऑफ बेसिक लिविंग मतलब जरूरियाती कवर की है। जिंदगी वो हम्म। कवर करे, तो उसकी कॉस्ट मैक्सिमम बारह इतनी हजार है। पाँच सौ सत्तर इस साल में हाँ लगेगी। एक बेस रखी हुई है कि बस इससे नीचे बंदा बिल्कुल जीरो है। हाँ। अच्छा, ये तो हमने देख लिया प्यारे भाई। अच्छा, थोड़ा सा और ट्विस्ट डाल लेते हैं बीच में, अगर आप बुरा ना माना। जी जी। इसको मैं थोड़ा यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसको हम ले जाते हैं, इसको मैं इधर ले जाता हूँ। अरे भाई, बाकी सारा कुछ सेम होगा। हमने यहाँ पे जितनी भी इनकम्स देखी थी ना, ये सारी इनकम्स इन सब पे ये अप्लाई होते, ठीक हो गया, यही रेट्स अप्लाई होंगे, एक्सेप्ट एक चीज पे, वो है डिविडेंड इनकम। इस पे जो है ना, उस पे डिविडेंड्स पे ये रेट्स अप्लाई नहीं होते। ठीक है, उस पे क्या रेट्स अप्लाई होते हैं, थोड़ा सा वो हम आपको बता देते हैं। जो बेसिक रेट बैंड के आपके डिविडेंड्स होंगे, उन पे रेट अप्लाई होगा 8.75। 8.75 और 39.35 ओनली ऑन डिविडेंड्स इनकम। कोई कंफ्यूजन, कोई मसला? नहीं कोई मुश्किल नहीं। आपकी हमारे पास यहाँ पे जितनी भी इनकम्स आ रही थी ना, ये इन सब पे आपकी ये नॉर्मल टैक्स अप्लाई होंगे, सिवाय डिविडेंड इनकम के।
अच्छा, ठीक हो गया? जबरदस्त। परफेक्ट। अच्छा जी, इसमें एक छोटी सी और चीज है। क्या उसको मैं आपको अभी बताऊं या बाद में बताऊं? मर्जी है आपकी, आपको जो हमारा लेवल लग रहा है उस हिसाब से देख लो। अच्छा, एक्चुअली दो चीजें हैं उसमें, एक अभी बता दो क्योंकि वो इतनी मेजर चीज नहीं है, दूसरी जो है ना वो किसी चीज के साथ लिंक है। तो मैं एक चीज आपको बता देता हूँ। अच्छा, अब ये तो हमारी इनकम सारी हो गई, ठीक हो गया सर? अब देखिए, हमारे यहाँ तो एज अ मुस्लिम हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आप जकात देते हो तो एक हाथ से दो ताकि दूसरा आपको पता भी ना लगे, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है? गोरे कहते हैं, भाई दिखा के करोगे, ठीक है? लेट्स से आपने डोनेशंस की है, ठीक हो गया? चैरिटेबल डोनेशन आपने की है। सही है। वो मैं कहता हूँ यार, हमने 500 पाउंड की है पूरे साल में, ठीक हो गया? अब एचएमआरसी वाला कहता है कि आप ऐसे करो ना, जो आपने डोनेशन की है बहुत अच्छी बात है, ऐसे करो आप मुझसे थोड़ा सा फेवर ले लो इसके बदले। क्या फेवर ले लो? वो कहता है मैं कंसिडर करता हूँ कि आपने जो इनकम, ये जो डोनेशन की है ना, इसको मैं 80% कंसिडर करता हूँ, आप इसको 100% पे ले जाओ। मतलब वो कहता है इसको, बल्कि मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ, ग्रॉस अप बाय 100/80। ठीक है, आपने ये करना है। तो आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई बाय 100/80। आपने इसको इतना कंसिडर करना। आपने दिए 500 है, लेकिन मैं समझूंगा आपने 625 दिए, ठीक है? अच्छा, अब ये तो हमने कर लिया, इसका फायदा या नुकसान भी तो बताओ ना। यहाँ फायदा और पाकिस्तान में तो नुकसान। टैक्सेबल इनकम से लेस कर देते हैं, जो स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशंस को दिए हो ना, यानी कि आगा अच्छा। खान को दिए हैं, शौकत खान को दिए हैं, तो टैक्सेबल इनकम हाँ। से उतनी ही डोनेशन लेस कर देते हैं। सिर्फ ये 150 इंस्टीट्यूट्स हैं सिर्फ उनको। अच्छा, इसका मतलब ये है अगर मेरी यहाँ पे इनकम 1,87,000 बन रही तो उस समय उसमें से वन लेस। अच्छा, ये लेस करा दूंगा। जी, इधर अच्छा, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन टू बी एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता। यहाँ सही। पे क्या होता है, वो कहता है मैं आप ये जो पहला बैंड है ना, इसको इतनी अमाउंट से इंक्रीज कर दूंगा। समझ है? इंक्रीज हो जाएगा। अब देखिए, हमारे पास पहले सिनेरियो में कितना टैक्स बना था? 69,000, ठीक है? सही है। इसको मैं यहाँ पे वैसे लिख लेता हूँ ताकि हम कंपेयर कर सकें कि हमें क्या फायदा हुआ। जाहिर बात इतना मेजर फायदा तो नहीं होगा, लेकिन स्टिल हमने कहा हमें पहले टैक्स कितना बना? 69,333। वो कहता है जो आप अपने स्लैब्स है ना, इसको मेरी तरफ से इतनी अमाउंट से इंक्रीज कर लें, ठीक है? अच्छा। मतलब इन शॉर्ट आपकी ये बैंड जो है ना, हम्म। ये क्या हो जाएगा, स्लैब दिस स्लैब की लिमिट बढ़ गई है। आपकी स्लैब की लिमिट बढ़ गई है, ठीक है? सेम अच्छा। गोes फॉर, ये भी आपका जो स्लैब होगा, फिर जाहिर बात ये स्टार्ट होगा 38,326 से लेकर 150 प्लस ये, आपकी स्लैब बढ़ जाती, मतलब जाहिर बात इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन देयर इज समथिंग। अब जरूरी नहीं आप डोनेशन ज्यादा भी दे सकते हो, ये हम्म। हमने जस्ट एक नॉर्मल एक छोटी सिनेरियो देखी। तो अगर आपने चैरिटेबल डोनेशंस की हुई है तो उस सिनेरियो में आप ऐसे करोगे, आपने जितनी डोनेशन की होती है उसको आप क्या करोगे, आप उनको ग्रॉस अप कर लोगे, और उतनी अमाउंट से आपके जो टैक्स बैंड है वो इंक्रीज हो जाएंगे। हम्म। सही। अच्छा, सही। एक तो हो गया डोनेशन, और एक होता है पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन। मैं जस्ट आपको नाम बता रहा हूँ, नाम से जो जाहिर होता है, पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन। अगर आप अपनी जॉब, अच्छा यार एक तो चीजों से चीजें निकलती रहती है ना। पेंशन दो किस्म की होती है, एक होती है ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम, ठीक हो गया, जो आपकी ऑक्यूपेशन की वजह से आपको होती है, पेंशन कंट्रीब्यूशन आप करते हो। सही है। एक होती है पर्सनल पेंशन, एक है आप अपनी अपनी मर्जी से कर रहे हैं, अच्छा। ठीक है? पर्सनल पेंशन खुद ही, मतलब कोई करवा नहीं रहा, आप अपनी मर्जी से कर रहे हो। तो जिसकी आप ठीक है। पेंशन कंट्रीब्यूशन करते हैं ना, उसको भी आपने सेम यही ट्रीटमेंट आपने करनी होती है, और अच्छा। उससे भी आपका बैंड एक्सटेंड होता है। अब लेट्स अगर अच्छा। 1,500 पेंशन कंट्रीब्यूशन किए ना,
तो उसको भी आप इसी तरह 80/100, 100/80 से ग्रॉस कर लोगे, और उतनी अमाउंट से आपके बैंड एक्सटेंड हो जाएंगे। अच्छा। ठीक हो गया। सही हो। बेहतरीन हो गया हमारा। अच्छा जी, अब थोड़ा सा आ जाते हैं हम एम्प्लॉयमेंट इनकम की तरफ से, कि एम्प्लॉयमेंट इनकम हमें क्या कहते हैं। यार एक तो गोरे है ना, वो हर एक चीज को ना डॉक्यूमेंट करते हैं ना। अब ये हमें ये बताना चाह रहे हैं ना सर, कि एम्प्लॉयमेंट होती क्या चीज है, ठीक है ना। अब ये जाहिर बात है, हमें पता है कि एम्प्लॉयमेंट जॉब क्या होती है, लेकिन उन्होंने रखी हुई ना टर्म्स वगैरह, अगर आपको नहीं पता लग रहा कि आप जॉब कर रहे हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो आप डिस्टिंग्विश कर सकें कि आप एम्प्लॉय हैं या जॉब कर रहे हैं। अच्छा जी। अ, यार ये छोड़ दो यार, मैं आपको क्या बताऊं यार कि जॉब क्या चीज होती है, सोल ट्रेडर क्या होता है, या बताऊं सही है। कि क्या लिखे। ये वैसे बुक आप अगर हम शेयर कर देंगे, हम उसको पढ़ लेंगे। ये शेयर कर लूंगा, आप लोग बेसिक है, कुछ समझ ना है तो कुछ पूछ लेंगे। मतलब मैं जी। अब आपको ये बताऊं कि भाई नौकरी क्या चीज होती है और अपना कारोबार क्या हाँ, चीज मतलब होती वो जैसे टैक्स में, हमारे लॉ में भी सब में डेफिनेशन के पहले सेक्शन होता है, सेक्शन नंबर 2, उसमें सारी डेफिनेशंस होती हैं। है। तो मेरे ख्याल में ये अभी इसकी इतनी कोई अच्छा जरूरत सर, ये जो नहीं है। आपने बुक बनाई हुई है, ये इसके पीछे कुछ सेक्शन होते हैं? जैसे पाकिस्तान में सेक्शन होता है कि इस सेक्शन के अंदर ये है, सेक्शन में ये, या इस तरह इंग्लैंड में भी इस तरह होता है? जाहिर बात है, ये लॉस होते हैं ना, रूल्स होते हैं ना हर एक चीज के। जैसे अभी आपने अब डेफिनेशन दी है, लेट्स सपोज सैलरी की, एम्प्लॉयमेंट की, तो इसके पीछे कोई सेक्शन होगा कि यार अरे डेफिनेशन? चेक चेक कर लेते हैं ना, चेक कर लेते वैसे मैं आपसे सवाल कि अगर हैं ना। हमें तो जहाँ पे तो एक्ट इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, वहाँ पे कौन सा ऑर्डिनेंस होगा, एक्ट देखो, होगा? बात ऐसी है ना, ये चीज मैं क्लास में करता हूँ, ठीक है ना। इससे फायदा आपको ये होता है ना कि आपको कल को कोई चीज सर्च करनी होती है ना, तो आपको हाँ, ही पता रिसर्च। लगता है भाई मैंने चीज देखनी कैसे है। सही हो। ठीक है भाई। समझ। मैं कहता हूँ रेफरेंस कि अपने लिए खुद बहुत, निकालना आसान है। आप HMRC की वेबसाइट जो है ना, अच्छा। मैं कहता हूँ आप बुढ़े हो जाएंगे लेकिन आप वो वेबसाइट खत्म नहीं कर सकते, उसमें इतनी डिटेल पड़ी हुई हर एक चीज की, ठीक है, और अच्छा। इंतहाई जबरदस्त तरीके से। अच्छा। बल्कि यार मैं तो आजकल एक आसान तरीका सीखा हुआ है, अगर आप क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए ऑब्वियसली। एआई। अब जो गूगल गूगल का AI है, हाँ। बार्ड, अगर मुझे कोई चीज अच्छा। क्विकली देखनी होती है ना, तो मैं HMRC के हम्म। पास नहीं जाता, मैं डायरेक्ट उस पर सर्च कर लेती यार ये चीज अच्छा। कैसे होती है एज पर HMRC, या एज अच्छा। पर यूके। अब मैं गूगल पे कोई भी सर्च करना है ना, एज पर हम्म। यूके लिखे या एज पर HMRC लिखे, अच्छा। आपके अच्छा। पास पहली वेबसाइट आएगी gov.uk की, और सही है। वो यूके की ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की, और वहां से आपको अच्छा। रेलेवेंट डेटा मिलेगा। अब पाकिस्तान देखिए का नहीं हमने सर, वो लिखा, देता, पाकिस्तान में लिखेंगे तो ऐसे घुमा देगा आपको। अब देखिए मैंने सिर्फ लिखा पर्सनल टैक्स अलाउंस 2012 एंड 13, वो आ हालांकि गया। मैंने ना यूके लिखा हुआ है ना एज पर HMRC लिखा हुआ है। ये आपके वो पास फॉर्मेट पहली समझ गया। वेबसाइट क्या खुली, gov.uk, इनकम टैक्स gov.uk, ये गवर्नमेंट की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक हो गया। हम्म। अगर हम्म। वेबसाइट भी देखें, service.government.uk, ठीक है। सही हो। अच्छा, हम कह रहे थे एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट इनकम एज पर HMRC, एज पर यूके लिख लीजिए, एज पर HMRC, जो आपको बेहतर लगे वो। अच्छा जी, ये आपके पास, ये आपके पास पहली वेबसाइट आ गई है, ठीक हो क्या। अब ये देखिए, पहले आपको इंट्रोडक्शन बता रहे हैं कि ये क्या चीज़ है, पेमेंट एंड डिडक्शन क्या चीज़ है, रिपोर्टिंग टू एंड पेइंग HMRC क्या चीज़ है। अब इसमें हम्म। जाते जाए, एक एक लिंक खोलते जाए, पढ़ते जाए बीच में। और ये कोई खुद से नहीं लिखा, ये प्रॉपर इसके बैक एंड पे जाहिर बात लॉज वगैरह होते हैं, उनकी बेस हम्म। पे सारी चीजें लिखी हुई हैं। न्यू एम्प्लॉय ज्वाइनिंग है तो क्या सिनेरियोज होता है, ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल सर्च करते हैं, हमने पर्सनल अलाउंस 2023 यूके में सिर्फ लिखता हूँ, ये आ गया, और सेकंड मेरे पास नीचे ये उसके वेबसाइट आ गई। रेट्स आपके पास वेबसाइट आ गई, ठीक है क्या। अब अगर मैं सर्च करता हूँ कि ट्रीटमेंट ऑफ डोनेशंस इन सेल्फ असेसमेंट। अच्छा, यूके में जो पर्सनल टैक्स रिटर्न होती है ना, इसके जो असल नाम है ना वो है सेल्फ
असेसमेंट टैक्स रिटर्न। ठीक हो गया। अच्छा। 2023। अभी देखिए गव डॉट की कीमत बस आ गई है। अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं तो ये आपके लिए, इन शॉर्ट आपने यूके टैक्स के रिलेटेड कुछ भी पढ़ना है तो वो आपके लिए यहाँ पे हाजिर हो जाए। अब ये देखिए इनकी पूरी गाइडेंस है। गिफ्ट एड क्या होता है, गिफ्ट ऑफ शेयर्स क्या चीज है, मतलब जाते जाओ घूमते रहो बीच में, सारा कुछ आपको। ये देखिए एग्जांपल, इफ यू गिफ्ट एड पेमेंट एड अप टू 100 इन 2022 to 2023, the gross up value of your donation to charity would be 100 into 100 by 80, which is equal to हम्म 125. Higher rate relief due to the would be, यार ये भी आपको बता रहा है ना कि आप कितनी टैक्स सेविंग करोगे। जारी बात है 125 की हम्म अमाउंट आपकी अगर 40% में आ रही तो अभी किधर चली गई है, 20% वाले स्लैब में। तो हम्म आपको टैक्स सेविंग हो गई है। ठीक हो गया ना। तो हम्म। ये आपको ट्रीटमेंट उसकी सारी बता रहा है। तो प्यारे भाई इस तरह से आपने सही कोई है भी भाई। चीज आपने अगर चेक कर दें गूगल में, साथ आगे एज पर HMRC लिख लें और ये वेबसाइट जो है ना इधर आप आ जाए। अच्छा, हम्म एक मजे की चीज अगर मैं आपको बताऊं तो, अगर मतलब हो सकता है कभी बंदे का माइंड पिक नहीं करता कि यार इसने जो लिखा हुआ है नहीं समझ आ रही, तो उसके बाद आपके पास जो बिग फोर फर्म्स है ना इसके आर्टिकल्स नीचे आ रहे होते हैं। हम्म। ठीक हो गया। अब अब मैं अगर कहता हूँ फॉर एग्जांपल टैक्स स्लैब्स फॉर 2022 23 यूके। निकाल दिया। अब हम बैठे तो हम पाकिस्तान में है ना सर। हाँ, वाईपी तो पाकिस्तान की। पहले देखो HMRC क्या गए, ठीक है ये भी HMRC की वेबसाइट है। द हाउस ऑफ कॉमन लाइब्रेरी, ये भी यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, पार्लियामेंट की। अच्छा। ये आ गई है। द अकाउंटेंसी पार्टनरशिप, यार ये तो मैंने कभी नहीं देखी है। ये भी फर्म है। टैक्स क्रंच अकाउंटिंग, ये भी फर्म है। इससे पहले आपने सर्च किया था पर डिलाइट आ रहा था। ये हाँ, ये अब ये देखिए पीडब्ल्यूसी आ PwC गया। आपके पास आ गया। यार सबसे पहले हमारे ACCA का आ रहा होता है। अभी ये चेक करो, अवीवा ने भी बताया हुआ है। अवीवा जाना वहाँ पे इंश्योरेंस एजेंसी है अच्छा। यूके में। उसने भी हमें टैक्स लैब्स का वो बताया। फ्री एजेंट, ये देखो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है ये अच्छा। यूके का। उसने भी आपको बताए हुए हैं। तो ये आपका डिलॉयट का आपके पास आर्टिकल आ गया। ये PwC दोबारा आ गया। सारी अकाउंट सही है। BBC अकाउंट अकाउंट्स एंड लीगल। तो जो इस तरह मेन मेन है इनका आप पर जाए और उसके आर्टिकल पे शेक पढ़ अगर आपको वहां से चीज क्लियर नहीं हो रही। सही। अच्छा। अ, सर बात ऐसी है ना जी कि सैलरी पे तो सीधे, अच्छा मैं आप लोग को सच, अच्छा मुझे याद आ गया, मैं आप लोग को पहले वो तीनों डॉक्यूमेंट्स दिखा देता हूँ कि जो थे हमारे पास। मुझे वो एक मिनट। P60। यस, ताकि आप लोग को उनका मैं एक फ्लेवर भी दे दूं भाई वो किस तरह दिखते हैं। अच्छा जी। अच्छा तो प्यारे भाई बात ऐसी है ना, ये आपका होता है P60 फॉर्म। मैं जूम करता हूँ नो वरीज, लेकिन मैं जस्ट जी आपको एक शेप दिखा रहा हूँ ये। डोंट वरी ये पुराने हैं बट P60 होते ऐसे ही हैं। ठीक हो गया। सही है। ये आपके पास आ गया है P60। और इसमें अगर हम देखें तो ये कौन सा टैक्स है, 2018 के लिए है। ये उसका नाम आ गया है। ठीक है, साइका खातून ये उसका नाम है।
ये नाजरीन ये है उसका नेशनल इंश्योरेंस नंबर। ये क्या होता है? इस बेस पे ये जब आपको वर्क परमिट वगैरह मिलता है ना, तो ये आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर होता है। और ये आपको अलॉट किया जाता है। इसका अगर आपके पास नेशनल इंश्योरेंस नंबर है, इट मींस आप काम के लिए एलिजिबल हैं। और आपका जो अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके बगैर मतलब ये इतनी एनटीएन की तरह मत समझ लें इसको। नहीं, दैट इज समथिंग एल्स। अच्छा। दैट इज समथिंग एल्स, वो उसको हम बोलते हैं, उस पे भी आते हैं। नो वरीज, वो एक कुछ और चीज है। ये फिलहाल आप इसको ये समझे, ये आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर है। और इसकी बेस पर आप मतलब जॉब अगर अगर आपको काम लेस अगर आप कहीं जॉब करते हैं, तो यार कहने का मकसद ये, अगर आप एचएमआरसी से अपना डेटा भी मांगते हैं ना कि भाई आपकी क्या मतलब सो इस साल में कितनी इनकम है, कितना टैक्स आपने ऑलरेडी पे किया हुआ है, तो वो चले यूटीआर नंबर तो आपसे मांगेंगे ही मांगेंगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो नेशनल इंश्योरेंस नंबर होता है। ठीक हो गया? इसके बेस पे आपका होता है। अच्छा, ये आपका आ गया नेशनल इंश्योरेंस नंबर। एंड ये हमेशा ऐसे ही रहता है। ठीक है? मतलब जाहिर बात है चेंज तो नहीं हो सकता, लेकिन नेशनल इंश्योरेंस नंबर का फॉर्मेट भी ऐसा ही होता है। ये आपका टोटल 9 डिजिट्स का डिजिट होता है। और इसमें आपके पहले दो और लास्ट वन जो होता है ना, ये अल्फाबेटिक होता है, और बीच में आपके पास 6 न्यूमेरिक डिजिट्स होते हैं। मतलब मैंने जितने भी, बल्कि मेरे ख्याल में इनका फॉर्मेट ही यही है, क्योंकि मैंने आज तक कोई भी डिफरेंट नहीं देखा नेशनल इंश्योरेंस नंबर। हमेशा इसी फॉर्मेट पे होता है कि पहले दो लेटर्स आपके अल्फाबेटिक होते हैं और लास्ट वन भी आपके अल्फाबेटिक होते हैं, बीच में 6 न्यूमेरिक नंबर्स होते हैं। अच्छा, अब ये आपको क्या कह रहा है? इन प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट इसकी कोई इनकम नहीं है। वो भी अगर होती, और इसके एम्प्लॉयर को, अभी इसके एम्प्लॉयर ने इसको दिए, ठीक है, अगर इसने अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर को अपना P45 दिया होता, देन इस वो उसकी इनकम यहाँ पे शो कर सकता था। ठीक है? लेकिन अब जाहिर बात है, देखिए सर, अब लट लोग जो है ना हमारे पास नहीं होते, यूके में भी बहुत है। लीगली लॉजिकली होना चाहिए कि उसने उसके प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट इनकम लिखी हो, कि मतलब जाहिर है वो जहाँ से जॉब छोड़ के आया। या ये ऐसा भी हो सकता है, सही है, मैं उसको बुरा तो कह रहा हूँ, लेकिन देर इज अ पॉसिबिलिटी कि पूरे टैक्स ईयर में ये एम्प्लॉय इसी के साथ रहा हो। ठीक है? अगर वो पूरे का पूरा टैक्स ईयर इसी के साथ रहे, तो जाहिर बात है प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट तो इस टैक्स ईयर में इसकी कोई और थी ही नहीं, तो इसलिए इसकी सारी की सारी एम्प्लॉयमेंट इनकम यहाँ पे लिखी हुई है। लेकिन अगर ये एम्प्लॉय मिड ऑफ द ईयर में, या दो टैक्स ईयर के 2-3 साल 2-3 महीने बाद आया है, या 4-5 महीने बाद आया है, तो फिर क्या होता? जाहिर बात है वो उससे पहले कहीं और जॉब कर रहा था। जब वहां से जॉब छोड़ के आया, यहाँ पे उसने ज्वाइन किया इस कंपनी में या इस एम्प्लॉयर के पास, तो इसने उसको अपना P45 दिया होगा, लिविंग सर्टिफिकेट। ये मेरा लिविंग सर्टिफिकेट है, और उस पर उसकी इनकम मेंशन होती है। तो फिर क्या होता? इन प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट इसकी P45 की फिगर्स लिखी होती कि जहां से ये छोड़ के आया है, इस टैक्स ईयर में जितने महीने इसने वहां पे काम किया है, उनका ये सम है। इतनी एम्प्लॉयमेंट इनकम की, और इतना इससे ऑलरेडी टैक्स डिडक्ट हो चुका था। और उसके नीचे इन दिस एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा? टोटल ग्रॉस पे इसकी इतनी थी, इतना टैक्स ये ऑलरेडी पे कर चुका है। ठीक हो गया? अगर मैं वैसे एक रफली एग्जांपल लगाऊं ना, तो नॉर्मली नॉर्मली अगर आपके कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है ना, तो नॉर्मली आपसे उतना ही टैक्स डिडक्ट होता है जितना आपका बनता है। अगर हम वैसी कैलकुलेट करें, या अपने एक्सेल शीट पे जाते हैं, अगर हम कैलकुलेट करते हैं प्लस 20,000 इंटू 0.2, सॉरी 20,000 आ गई है। इसमें से अगर मैं लेस करता हूँ परसेंट 12,570, तो मेरी इनकम बचती है ये। और इस पे अगर मैं 20% टैक्स लगाता हूँ, तो कितनी बनती है? 1486 बनती है। और इसे डिडक्ट कितना हुआ? 1698। इससे थोड़ा सा ज्यादा डिडक्ट हुआ, 1698। अगर हम इधर लिखते हैं 1698,
तो इसने ओवर पेमेंट की है कितनी, 212 की। अब अगर इसकी और कोई इनकम ना होती, सिर्फ ये एम्प्लॉयमेंट होती और ये टैक्स रिटर्न अपनी जमा करा था, तो अल्लाह आपका भला करे प्यारे भाइयों बहनों, इसको रिफंड आना था कितने का, 212 पाउंड का, क्योंकि इसने ओवर पे किया हुआ है टैक्स। और अगर हम वाइस वर्सा करते कि इसका टैक्स बनता, हम कहते लेट्स से 1800 बनता फॉर एग्जाम्पल, तो इसका 102 पाउंड का टैक्स बनता। क्यों? जो टैक्स इसने ऑलरेडी पे किया हुआ है वो इसके टैक्स लाइबिलिटी से लेस हो जाता है। सही हो गया? कोई कंफ्यूजन? जी हसन भाई। सर ये जो टैक्स डिडक्टेड है ये उसने कंपनी ने ऑलरेडी काटा हुआ है, यानी कि एम्प्लॉयर ने ऑलरेडी काट के दिया हुआ है। जैसे देखिए, अब पाकिस्तान में होता है ना, मैं जॉब कर रहा हूँ, तो मुझे हर महीने नेट सैलरी मिलती है, मतलब मेरी ग्रॉस सैलरी में से टैक्स डिडक्ट होके वो एफबीआर को जमा हो जाता है और बाकी अमाउंट मुझे मिल जाती है। ठीक ऐसे है ही सर। है। जी ऐसे ही है। इसके ये नीचे कुछ फिर आया जो फाइनल टैक्स कोड आया है 1150L। यस। ये क्या चीज है सर? यार इस पंगे में जाना चाहते हो? सर अब एक चीज सामने आई है तो फिर इररेलेवेंट है, थोड़ा बहुत है। मेरे ख्याल में इतना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ कि जी आप। सर। अच्छा, एक मजे की बात बताऊं सर। कि ये किस टैक्स ईयर के है? 2018 के। जी सर। 2018 का जो पर्सनल अलाउंस होगा ना, वो होगा 11,500। अब अच्छा अब ठीक है। देख लेते अगर आप, हैं। हाँ अगर ये यानी कि अभी 2023 का होता तो यहाँ 12,500 वो होता कुछ। ये होता है 1257। हम्म। 1257, ठीक है। 57 ठीक है सर। पर्सनल अलाउंस 2018 था ना? जी सर 2018। इसको मैं करूंगा प्यारे भाई 18, बल्कि 17-18 को, 2017-18, ठीक है। ये क्या लिखा है प्यारे भाई? सर ये ग्यारह तो हजार 11,000 से 11,500, हाँ जी। ठीक हो गया। पर्सनल अलाउंस बेनिफिट, यार दिखाई दे यार, क्या हो गया? और यार बड़ी डिटेल में लिखा होता है इन्होंने यार। 17-18 का क्या? 11,500, 11,500। ठीक हो गया। जी सर। तो ये आपका पर्सनल अलाउंस आपका होता है, और इसमें यार हाँ थोड़ी सी डबल वन बाकी फाइव जीरो चीजें ठीक है। भी। अगर आपको कोई ऐसे, अच्छा ऐसे भी होता है, मैं अगर आपको एक चले बात अब आपने छेड़ ही दी है तो चले बता ही दे दो, क्योंकि यार इसमें हम जितना घुसते जाओ ना, उतनी ज्यादा चीजें निकलती रहती हैं। सर। सर। इसमें ये भी होता है, मतलब अब मैंने अपनी टैक्स रिटर्न जमा करा दी ना, तो मैं बजाय इसके कि मेरी जो टैक्स लाइबिलिटी बनी वो एचएमआरसी को डायरेक्टली पे करूं, मैं एचएमआरसी को ये कहता हूं कि भाई आप मेरे जो मंथली सैलरी से डिडक्शन हो रही है ना, इससे मेरी इनकम टैक्स लाइबिलिटी भी काटते रहे। मतलब लेट्स से मैंने ये साल कंप्लीट कर लिया, इसकी टैक्स रिटर्न जमा करा दी, अब ये मैंने एचएमआरसी को पे तो करता है ना, तो अब कहते यार मैं नहीं दे सकते, या फॉर वट एवर रीजन आप कहते यार ये मेरे एम्प्लॉयमेंट इनकम के थ्रू टैक्स डिडक्ट करते रहो आप। इसको हम बोलते हैं टैक्स पेमेंट थ्रू पेई, पे एज यू अर्न, PAYE स्टैंड फॉर ठीक है पे सर। एज यू अर्न। मतलब जैसे आपने अर्न किया आपने पे भी कर दिया, ठीक हो गया। तो आपका सैलरी का टैक्स जो है ना, ये पेई हम इसको बोलते हैं, ठीक है, PAYE। इसका मतलब ये बनता है कि पे एज यू अर्न, मतलब जैसे आपने, मतलब पे पे कर दिया, एज यू अर्न जैसे ही आपने अर्न किया, जैसे आपने अर्न किया आपने पे भी कर दिया टैक्स। तो इन शॉर्ट, नॉर्मली 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 99% केसेस में अगर आपकी सिर्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम है, तो आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी बनती है ना, वो नॉर्मली जीरो होती है, या 1-2 पाउंड या 5-10 पाउंड ऊपर नीचे हो सकती है। टू बी एग्जैक्ट नहीं हो सकती है, लेकिन
कभी कभार हो जाता है कि 10-12 पाउंड ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, ये। अच्छा, तो ये आ गई है आपकी। उसके बाद इग्नोर दीज, ये आपके पास आपके एम्प्लॉयर की डिटेल आ गई है। इस तरह डे केयर में काम करते, ये उसका एड्रेस हो गया, ये इसका पोस्ट कोड हो गया। दिस इज एम्प्लॉयर पेई रेफरेंस। ठीक हो गया। अब पेई रेफरेंस क्या है? अगर आपको नाम से अंदाजा हो रहा है, एम्प्लॉयर पेई, पे एज यू अर्न, रेफरेंस, मतलब ये जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं जिसका नाम है इसरा डे केयर लिमिटेड, ये क्या करता है, या जो भी है, ये जब HMRC के साथ खुद को रजिस्टर करें, जिस तरह हम पाकिस्तान में अपनी कंपनी को FBI के साथ रजिस्टर करते हैं और हम मंथली पेरोल सबमिट करते हैं और टैक्स सबमिट करते हैं, इसी तरह यूके में भी आप HMRC के साथ खुद को एज ए पेरोल पे रजिस्टर करते हैं कि हम अपने टैक्सेस ऑन द स्पॉट हम मंथली आपको सबमिट करेंगे। तो आपको एक ये यूनिक टैक्स रेफरेंस मिल जाता है, जिस तरह होता है ना एफबीआर का एनटीआर नंबर वगैरह होता है। तो ये पेरोल के लिए यूनिक रेफरेंस होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयर पेई रेफरेंस। ठीक हो गया। अच्छा, ये आपके एम्प्लॉयर की डिटेल आ गई, और ये अगेन जो एम्प्लॉय है उसकी डिटेल्स आपके पास आ गई। ठीक हो गया। ये आपके पास हो गया P60, जिसमें आपकी एनुअल इनकम शो होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है P11D। सर अगर P60 में वो जो एक कॉलम बना हुआ था अब वही पीछे रह गया, बाकी तो क्लियर हो गया सारे। एक ही कॉलम रह गया क्या मेरे ऊपर डिटेल, ये जहाँ पे ये? ए लिखा हुआ है, हाँ जी ये वाला। इसको आप वेट करें, मैं हम जब इसको नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे ना, ओके, ये उसके लिए ठीक है, छोड़ दें, ये उसके लिए ज्यादा रेलेवेंट है। ठीक है क्या? ठीक है सर, ठीक हो सर। पेंशन जो होती है ना, ये उसके लिए रेलेवेंट है, तो बताने को मैं बता दूंगी, लेकिन उसके लिए फिर मुझे आपको पहले वो समझाना पड़ेगा, देन फिर मैं आपको ये बताऊंगा। ठीक सर, तो आगे इट्स जाके कर बेटर। लेते हैं, ठीक है। हाँ, अबू बकर भाई, आपका कोई क्वेश्चन है? हाँ जी, मैं ये पूछ रहा था कि ये जो सर फॉर्म हमने इशू किया, ये HMRC की वेबसाइट से हमने निकालना पड़ता है या एम्प्लॉयर खुद इसको बनाता है? ये HMRC के पास भी होता है और आपका एम्प्लॉयर भी देता है। मतलब ये एम्प्लॉयर इशू करता है एम्प्लॉय को जिस तरह, और हाँ ये हाँ, वेबसाइट से इशू करते हैं, या एक वैसे अपना फॉर्मेट होता है, या HMRC का ही फॉर्मेट यूज करना पड़ता है, यानी कि कोई सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ता है इसके लिए? देखो, P60 जो है ना, वो फॉर्मेट उसका यही होता है। ठीक हो गया। ये अभी ऐसा कोई अब देखो, ये प्रिंटेड कॉपी है, ठीक है, ये इसने अच्छा, प्रिंट किया हुआ है, ठीक है, अपने सॉफ्टवेयर से प्रिंट किया हुआ है, सही है, लेकिन सही। फॉर्मेट उसका यही होता है। ठीक है यार, देखो अच्छा, मेन मकसद क्या होता है, उसमें आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम सारी मेंशन होती है। ठीक हो गया। ठीक है, और वो ठीक है। आपकी नीड पूरी कर रहा है। अब ये अगर आप HMRC से भी कंफर्म करोगे, हम्म। तो वो भी आपको यही फिगर्स बताएगा अच्छा, कि मेरी आपकी टोटल ग्रॉस मतलब इनकम ये कि एम्प्लॉयर ने आप। इशू किया है हाँ, P60? ये प्लान ने शेयर किया। ठीक हाँ, है, क्योंकि जारी बात है, आप किस साथ काम कर रहे हैं? अपने एम्प्लॉयर के साथ। आपको सही है, सैलरी कौन देता है? एम्प्लॉयर दे रहे हैं। हर महीने पे स्लिप सही कौन सही दे रहा है? एम्प्लॉयर दे रहा है। सही हो, तो ये तो एक समरी है, तो सॉफ्टवेयर में हर ठीक एक हो, बंदे ठीक हो, P60 पे आपको निकाल के दे देता है। ठीक है। मैं थैंक यू। अच्छा, ये हो गई है सैलरी जो कि आपको कैश में मिलती है। इसमें बेनिफिट्स इंक्लूड नहीं। ठीक हो गया। ये हमने पिछली क्लास में भी इस चीज को डिस्कस किया, इसमें बेनिफिट्स इंक्लूड नहीं है। अच्छा, लेट्स से अगर हम कहते हैं इसको कोई बेनिफिट भी मिल रहा है, तो वो कैसे पता लगेगा? उसके लिए हमारे पास होता है प्यारे भाई P11D फॉर्म। ठीक है, अब ये किसी और बंदे का है, इसका पिछले वाले से कोई लिंक नहीं है, जस्ट एक फॉर्म है आपको बताने के लिए कि भाई P11D क्या चीज होती है। ठीक हो गया। ये आपके पास P11D है, फॉर करंट ईयर ही है। ठीक हो गया। अच्छा, एम्प्लॉयर नेम क्या है? ये एम्प्लॉयर नेम हो गया। वही एम्प्लॉयर पे रेफरेंस जो P60 पे भी था, ये इस एम्प्लॉयर का, ये इसका पे रेफरेंस आ गया। एम्प्लॉय नेम क्या है? वो ये आ गया। वर्क नंबर या पेरोल नंबर वगैरह ये तो कंपनी का अपना ही होता है, तो लिहाजा ये हमारे लिए इतना मैंने नहीं रखा। ये आपका सेम वही नेशनल इंश्योरेंस नंबर, और सेम वही फॉर्मेट, पहले दो अल्फाबेट, लास्ट अल्फाबेट, बीच में 6 न्यूमेरिक डिजिट्स। अभी इस एम्प्लॉय का नेशनल इंश्योरेंस नंबर आ गया आपके पास। डेट ऑफ बर्थ उसने लिखी हुई है, जेंडर फीमेल है ये। ठीक है। अब नॉर्मली, बल्कि जो जो बेनिफिट्स होते हैं वो सारे के सारे इस P11D पे मेंशन है।
इसमें आपको जौन सा मिला होगा उसके बॉक्स में उसकी फिगर खुद ही लिखी होती, जो कि हम आगे जाके देखेंगे कि भाई बेनिफिट कैलकुलेट कैसे होता है। ठीक है, वो सारा कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर खुद ही कर चुका था, और आपके P11D पे आपको तैयार हलवा मिल जाता है। जो मैं आपसे कहा ना कि आपको इन फॉर्म्स का इसलिए पता होना चाहिए, तो बजाय इसके आप अगर उससे पूछे यार आपको एम्प्लॉयमेंट से कोई बेनिफिट मिल रहा है, वो कहेगा जी मुझे घर मिला हुआ है, मैं उसमें रह रहा हूँ, या मुझे गाड़ी मिली हुई है, या मुझे पेट्रोल मिलता है। और वहां बैठ के जो लगे हुए कितना अलाउंस बने, कितना टैक्सेबल है, कितना एग्जाम है इसके लिए, सिंपली आप उसको कहोगे बजाय मुझे P11D दे दे। ठीक है, और वो आपको P11D दे देगा। अगर वो क्या मेरे पास नहीं है, आप उसको कहोगे अपने एम्प्लॉयर से कहो कि मुझे इस साल का P11D दे दे, वो अपने एम्प्लॉयर को कहेगा, वो उसको उसी वक्त दे देगा। एडमिन वाले उसको दे देंगे, जो पेरोल रन करता है वो उसको सॉफ्टवेयर से निकाल के ये लो अपना P11D। ठीक हो गया? तो ये चीजें आपकी जिंदगी रियल लाइफ में बहुत आसान कर देती है। अच्छा, अब अगर हम देखें तो कौन कौन से बेनिफिट्स इस पे मेंशन है, ठीक है, हम एक नजर उनको देख लेते हैं। अब एसेट ट्रांसफर, कार, प्रॉपर्टी, गुड्स और अदर एसेट्स। अगर कंपनी से आप एम्प्लॉय को ट्रांसफर, अब आपने यहाँ पे क्या चीज फोकस करनी है कि यहाँ पे बेनिफिट्स वो मेंशन होगी जो कंपनी आपको दे रही है। ठीक है, तो अपनी कंपनी के पर्सपेक्टिव, मतलब अपने पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि आपको कंपनी से क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, एसेट ट्रांसफर, अगर कंपनी से आपको कोई एसेट ट्रांसफर हो रहा है, कार, प्रॉपर्टी, गुड्स और अदर एसेट ट्रांसफर, मतलब टोटली आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो अगर वो होगा तो डिस्क्रिप्शन ऑफ एसेट, यहाँ पे एसेट के नाम भी लिखा होगा, कॉस्ट एंड मार्केट वैल्यू ऑफ, ये सारा कुछ आपको बस लिखो। और यहाँ पे अमाउंट लिखी होती है आपके लिए रेलेवेंट, जो है ना, ये जो इज इक्वल के बाद वाले जो जो बॉक्सेस है ना, ये आपको रेलेवेंट होती है, क्योंकि क्या है, कैश इक्विवेलेंट और रेलेवेंट अमाउंट। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं कहूँ कि अगर मुझे घर दिए हुए कंपनी वालों ने, वो कहता है आप उसमें रहो। अब अब घर की जाहिर बात, कोई अगर उसको मंथली आप किराए पे, तो उसकी कोई वैल्यू भी तो होगी, मॉनेटरी टर्म भी तो होगी ना। तो वो यहाँ पे कैलकुलेट करके उन्होंने खुद ही आपको लिखी होती है कि उसकी जैसे सालाना, अगर हम कहते हैं 10,000 महीने का रेंट बने, तो यहाँ पे 1,20,000 लिखा होगा। 1,20,000 उसकी पूरे साल की इस बेनिफिट की वैल्यू बनती है। ठीक है, अच्छा, सेकंड बेनिफिट क्या है, पेमेंट मेड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय की किसी किस्म की पेमेंट है और वो एम्प्लॉयर ने उसके बिहाफ पे कर दी है। ठीक हो गया? फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैं अभी ACCA का स्टूडेंट ही हूँ, ठीक है, और मेरा पेपर है, तो मैं एम्प्लॉयर से कहता हूँ कि मतलब मेरी जगह आप पेमेंट कर रहे हैं, या मेरे जॉब कॉन्ट्रैक्ट में ये है कि आपकी पेपर फीस जो है ना, वो हम बेयर करेंगे ना। तो जब वो बेयर कर रहे हैं तो मेरी जेब से तो नहीं जा रही, वो एम्प्लॉयर दे रहे हैं, और मुझे जारी बात है बेनिफिट उसके मिल रहा है। तो अगर इस तरह की कोई चीज, कोई बेनिफिट आपको मिल रहा है, तो जारी बात है ये डिस्क्रिप्शन ऑफ पेमेंट भी लिखी होगी कि यार मोहम्मद वकास पेपर फी पेमेंट लिखी होगी, और जनाब उसकी यहाँ पे मॉनेटरी टर्म में वैल्यू भी लिखी होगी। ठीक है, वाउचर और क्रेडिट कार्ड्स, अगर आपको क्रेडिट कार्ड दिया हुआ है, इसमें कोई क्रेडिट लिमिट आपके लिए फ्री है, या कोई वाउचर्स अक्सर होते हैं ना, आप फला जगह शॉपिंग पे जाओ तो आपको हमारी वजह से इतना डिस्काउंट मिलेगा, ये वो, इस तरह का अगर आपको कोई बेनिफिट दिया गया, या फ्री गिफ्ट वाउचर्स दिए हुए, या फूड वाउचर्स दिए हुए हैं, तो उनकी वैल्यू भी यहाँ पे लिखी होती है। अब जैसे मेरा दोस्त है, उनके लिए लंच फ्री होता है। ठीक है, लंच फ्री कैसा होता है, अब वो काम कर रहे हैं इधर इस ब्लू एरिया में, यूफोन टावर में। तो उनको हर रोजाना लंच के लिए 500 का टोकन मिलता है। तो वहाँ पे जाहिर बात है, बिल्डिंग में अपने कैफे रेस्टोरेंट्स वगैरह है, तो वो 500 का टोकन देते हैं, और 500 की कीमत की वो कोई भी चीज खा सकते हैं या पी सकते हैं, जो भी चीज है। ठीक है, तो अगर इस तरह के उनको वोचर्स मिलते हैं, तो जाहिर बात है डेली का अगर आप हिसाब किताब लगे, तो मॉनेटरी टर्म में वो यहाँ पे लिखेंगे। जाहिर बात बेनिफिट ही है ना, आप जेब से तो नहीं जा रहे हैं ना। अच्छा, लिविंग एकोमोडेशन अगर आपको मिल रही है, उसकी मॉनेटरी टर्म यहाँ लिखी होगी। माइलेज अलाउंस, पेमेंट नॉट टैक्स्ड एट सोर्स, अगर आपको माइलेज अलाउंस मिल रहा है तो वो भी यहाँ पे लिखा होगा। कार एंड फ्यूल अलाउंस, अगर आपको गाड़ी मिल रही है और उसके लिए फ्यूल मिल रहा है, तो यहाँ पे उस गाड़ी की सारी डिटेल लिखी होगी, ईच एंड एवरीथिंग लिखा होगा, और एंड पे यहाँ पे आपके पास उसकी टैक्सेबल अमाउंट लिखी होगी भाई कितनी है। लेकिन अब जारी बात है, ये सारी खाली खाली क्यों है?
इस बंदे को या इस मोहतरमा को इस तरह का कोई बेनिफिट नहीं मिला। अच्छा, अगर नहीं मिला तो फिर P11D क्यों मिला? कुछ ना कुछ तो मिला होगा। देखते हैं क्या मिला होगा उसको। अच्छा, वैन्स या वैन फ्यूल, अगर इस तरह आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है तो जनाब, अगर वो तो वो भी लिखा होता है यहाँ पे, इंटरेस्ट फ्री और लो इंटरेस्ट लोन। मेरे ख्याल में जो कल हमारी एक जिक्र भी हुआ था इस चीज पे, कि ये लोन वाला क्या चक्कर होता है। तो वो अगर आपको इंटरेस्ट फ्री लोन मिला है एम्प्लॉयर की तरफ से या लो इंटरेस्ट रेट पे मिला है, तो आपको यहाँ पे उसकी मॉनेटरी टर्म लिखी होगी कि भाई आपको कितना बेनिफिट उसके मिल रहा है, और वो टैक्सेबल होता है। प्राइवेट मेडिकल ट्रीटमेंट और इंश्योरेंस, इसको मेडिकल इंश्योरेंस मिली थी, जो कितनी थी? 1652 पाउंड। इसको P11D क्यों इश्यू किया गया है? क्योंकि इसको मेडिकल इंश्योरेंस मिली हुई थी और वो थी 1652 पाउंड। तो ये क्या करेगा, इसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम के साथ ये भी टैक्सेबल होगी। अच्छा, अगर आपको ये बेनिफिट मिला हुआ है, क्वालिफाइड रिलोकेशन एक्सपेंसेस, ये होता है ना यार, अगर फॉर एग्जांपल आपकी जॉब, लेट्स से अगर हम देसी जुबान में एग्जांपल लेके, मेरी इस्लामाबाद में जॉब हुई है और मैं पेशावर में रहता हूँ, तो और मुझे अपनी जॉब की वजह से इस्लामाबाद शिफ्ट होना पड़ रहा है, ठीक है। और मैं अपने एम्प्लॉयर को कहते हैं, अपनी कंपनी से करके, यार मुझे अपने घर शिफ्ट करना पड़ेगा, मेरी कॉस्ट उसके ऊपर आएगी, और जो रीएलोकेशन कॉस्ट है वो मुझे मेरा एम्प्लॉयर पे कर देता है। तो वो मेरे लिए तो बेनिफिट है, लेकिन वो टैक्सेबल बेनिफिट है। अब यूके में अगर आपको इसी तरह के रिलोकेशन अलाउंस मिलता है, तो वो 8,000 तक तो आपके लिए एग्जाम्प्ट होता है। एक्सेस फॉर 8,000 ऑल क्वालिफायर रिलोकेशन एक्सपेंस पेमेंट एंड बेनिफिट फॉर ईच मूव, आपको 8,000 तक का जीएसएम है। सर वो कल हमने देखा था ना एग्जाम्पशन ऑन इनकम टैक्स, उसमें हमने वो सिकनेस और डिसेबिलिटी एक्सीडेंट हमने पढ़ा था। तो ये अभी थोड़ी देर पहले अभी आपने जो बात की वो इंश्योरेंस वाली, मेडिकल ट्रीटमेंट एंड इंश्योरेंस, वो तो एग्जाम्पशन में नहीं चली जाएगी? वो अब जॉब थोड़ी करते हैं, वो तो स्टेट की तरफ से डायरेक्ट आपको मिलता है ना। जी। तो जी ये वो तो तो इंश्योरेंस जॉब, अलग से। अच्छा ये जॉब एम्प्लॉयर की तरफ से जो आएगा, ठीक हो गया सर। मैं उस वक्त से, ये एम्प्लॉयर अलाउंस, ये नहीं नहीं, वो मैं उसके साथ कंफ्यूज इसलिए हो गया था क्योंकि लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था ना प्रीवियस लेक्चर में, वो एग्जाम्पशन पड़ी थी इस पे, सिकनेस पे, क्या कहते हैं, एक्सीडेंट पे, वैसा भाई, डिसेबिलिटी पे। बाकी बाकी बातें छोड़े, ये तो वही बात हुई ना कि किस्सा खत्म हो गया, आप अभी पूछा जुलेखा मर्द थी औरत थी। ओके। ये हम जाहिर बात है, देखिए एम्प्लॉयर नेम अगर आपको नजर आ रहा हो, एम्प्लॉयर नेम और ये एम्प्लॉय नेम, तो मतलब यही है कि एम्प्लॉय को बेनिफिट अगर मिल रहा है किससे? एम्प्लॉयर से। एम्प्लॉयर कौन होता है? जिसके साथ आप जॉब करते हैं। तो आपको जॉब की वजह से जो जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो आपके पास मेंशन होंगे, अल्लाह आपका भला करे, P11D पे। ठीक हो गया? अच्छा, इन शॉर्ट आपके पास जो जो बेनिफिट आपको मिलेगा वो आपकी P11D में मेंशन होगी। जैसे इस सिनेरियो में हमारे पास प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस इस एम्प्लॉय को मिल रही थी, और वो हमने यहाँ पे मेंशन हमें हुई हुई है ऑलरेडी। और ये जब हम टैक्स रिटर्न, हम, नो वरीज, हम नेक्स्ट क्लास में चले प्रॉपर टैक्स रिटर्न बनाना भी स्टार्ट करेंगे, हम सॉफ्टवेयर पे भी बनाएंगे। तो एम्प्लॉयमेंट इनकम उसमें ले जाएंगे। पहले हम खुद ही, जैसे राज में हम देख रहे थे, हम टैक्सेस खुद से कैलकुलेट कर रहे थे, फिर यही सैलरीज हम सॉफ्टवेयर में भी ले जाएंगे, देखते हैं कि भाई क्या सैलरीज है, कि ये सारी चीजें उधर भी वैसी ही हो रही है या मैं भी खुद से लगे हुए। तो इंशाल्लाह हम सही कर रहे हैं, इसकी टेंशन ना ले। लेकिन एक आप लोग को सॉफ्टवेयर की भी नो हाउ हो जाए भाई, सॉफ्टवेयर में ये रियल टैक्स टैक्स रिटर्न कैसे होती है या सॉफ्टवेयर में कैसे बनती है, थोड़ा सा आप लोग को उन चीजों का भी आइडिया हो जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया था हमारा P11D फॉर्म। अच्छा जी, अब हम आते हैं P45 फॉर्म। यार ये एक बड़ा मजे का सिनेरियो हुआ था। हमारा एक जूनियर था ना, तो बेचारा नया नया आया था ना, तो वो टैक्स रिटर्न बना रहा ना, तो मेरे पास आता है, सर इस बंदे की तो दो दो P60 पड़ी हुई है ना। मैंने कहा तो क्या हुआ, तो सही दो है तो दोनों डालो ना। कहते लेकिन हमारे पास तो इसका P45 ही नहीं है ना। मैंने कहा यार P45 क्या चीज होती है?
ठीक है, मैं बात तो कुछ गलत नहीं बोली थी, 45 थी हमारे पास। अच्छा जी, सेम एज यूजुअल जो हमने कल डिस्कस किया था, लिविंग फॉर्म ये एक होता है, ठीक हो गया। दिस इज वन में अगर हम आपको समझाएं तो क्या होता है ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। अब हम ये 245 जो हम देख रहे हैं, ये क्या है, इसमें एक बंदा है, विशाल कुमार साहब। इसने एक जॉब छोड़ी है। कौन सी जॉब छोड़ी है? ये DACV सर्विसेज लिमिटेड, इसको छोड़ी है। ठीक है। डेट ऑफ लिविंग क्या है? ये इसकी डेट ऑफ लिविंग है, मतलब 18 सितंबर 2020 को। ये सारी बातें पुरानी P45 2020 की है। अच्छा, अगर हम, अच्छा ऐसे करें ना जरा, अबू बकर भाई आप आए ना, आप कहते हैं मुझे टैक्स आता है। जी जी सर, आ गए। अच्छा सर मुझे, मैं आई एम सॉरी टोंट नहीं मारा, जब ऐसी नहीं नहीं पूरा नहीं, क्या, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल एंजॉय अगर मुझे करें क्लास। बताएंगे कि इसने इतने, ये जो फिगर्स हमारे पास आ रही हैं, जी ये जी। कितने मंथ्स की होंगी? कितने मंथ्स की होंगी? हाँ, ये कितने टाइम पीरियड की लीविंग होंगी? डेट 18/9/2020 को उसने लीव किया, तो अप्रैल, 5 अप्रैल से लेके अप्रैल को पूरे सितंबर महीने तक। कंसिडर कर लो। अच्छा, कितने महीने? 6 महीने। अप्रैल, मई, जून, हाँ जुलाई, ठीक है। अप्रैल अगस्त। मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने हो गए। 6 महीने के छह होगा। महीने 18 को गया ना, तो तकरीबन 5.5 महीने। जहाँ दिन और डेज ऐड करें तो इतना ही होगा। हाँ, उसके तकरीबन ऊपर साढ़े टैक्स पाँच और उसकी एनुअल इनकम लिखी हुई है, उसकी 6 मंथ्स की एग्जैक्ट। इनकम और उसका टैक्स लिखा हुआ अब अगर आपको ये नजर आए, देखिए मंथ नंबर क्या है। है? 6। 6। अब इट डजेंट मैटर पूरा महीना है या नहीं, लेकिन अब जाहिर है उसको सैलरी भी उतनी ही मिली होगी ना आखिरी महीने में जितने दिन उसने काम किया होगा। तो जी पूरे जी, 6 महीनों का, मतलब इस डेट तक उसने टैक्स दे उसको दिया। इस एम्प्लॉयर से जितनी इनकम इस टैक्स ईयर में मिली है, उस पर इतना ये टैक्स वो कट चुका इनकम है। है। भाई आपको टैक्स याद आ रहा है, इनकम नहीं नजर आ रही है आपको? इनकम ही आ रही है, बिल्कुल आ रही है, 20,000 आ रही है। हाँ, तो जो उसको एम्प्लॉयमेंट इनकम मिली है वो है 20,529, और जी, जितना टैक्स ऑलरेडी पे कर चुका है वो है दो 27 हजार सात 29। सौ जी, ठीक हो गया। ठीक होगा, जबरदस्त होगा। इतनी सी बात थी इसमें। ठीक होगा। वो मैं अच्छा थोड़ा सा अच्छा। डिस्कनेक्ट इसलिए हो गया सर, वो एडमिन ने ना वो म्यूट कर दिया था, अनम्यूट, इसलिए फिर मैंने कहा हो सकता है वो सब लोग नहीं बोल रहे, इसलिए फिर मैं बीच में नहीं एक्टिव नहीं एक्चुअली था। होता ये है, हमने म्यूट रखना होता है, जी मतलब हम सही लोग है। माइक म्यूट, क्योंकि इंसान है, जरूर नहीं पता कोई पीछे से अब आवाज आ जी, जाए तो रिगार्डिंग मतलब हो बाई रही थी। चांस डिस्टर्ब हो हाँ, सकती है। तो रिगार्डिंग भी हो बेहतर रही थी, यही सही होता है, है, बेहतर है। जिसका कोई ठीक क्वेश्चन है। हो तो हम इसलिए हमने ये रखा होता है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, आप रेज हैंड करें, मैं आपको कहूँगी आप अपना माइक अनम्यूट कर लें, अच्छा एंड ऑप्शन। देन आप, हाँ। और जबरदस्त। ठीक है सर। अच्छा जी, नाजरीन, ये तो हो गया हमारे पास 3 फॉर्म्स। कोई ऐसा बंदा अपना हाथ खड़ा करे जो कहे मुझे इनमें से किसी भी फॉर्म की समझ नहीं आई। अच्छा, अब फिर मैं टेस्ट लूंगा, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। कमरान भाई आ जाए, जी फरमाए, कमरान शाह फरमाए। जी जी सर, जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, कैसे सर? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए सर कैसे हैं? सर मुझे फॉर्म की समझ नहीं आई, इस फॉर्म की भी और प्रीवियस फॉर्म की भी। मुझे सिर्फ ये पूछना है कि जो हम सॉफ्टवेयर यूज करेंगे उसमें ये ऑटोमेटिकली ये फॉर्म फिल हो जाएंगे, या लाइक हमें इनको सेपरेटली ऐसे ही पीडीएफ में फिल करना पड़ेगा? आ, अच्छा, पहले आप मुझे ये बताएं, आप किस पर्सपेक्टिव से बात करें, कंपनी के पर्सपेक्टिव से या एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से? सर मैं तो, ये जो है ये तो हमें कंपनी प्रोवाइड करेगी ना, एक्स कंपनी जहाँ से हम हाँ, वो, बिल्कुल। ठीक है। तो ये मतलब ये कंपनी की ऑब्लिगेशन पे होगा कि वो हमें प्रोवाइड करेगी, कोई भी कंपनी जहाँ से हम छोड़ के आए हैं। अब चले हम पहले इतनी सी बात का आंसर कर लेते हैं। कमरान भाई आपकी कंपनी है, मैं आपके साथ जी जी। नौकरी कर रहा हूँ, ठीक है, और राइट। मैं कहते यार मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ आपके साथ, और मैं जा रहा हूँ, मुझे दूसरी जगह ऑफर आ गया, मैं दूसरी जगह काम करने जा रहा हूँ, तो आप मुझे अब P45 दे दें। अब ये हम्म। आपकी लीगल ऑब्लिगेशन है कि आप मुझे देंगे, एग्जैक्टली सर। ठीक है, क्योंकि सैलरी आपने मुझे दी है, यू नो हम्म। कि आपने मेरे बिहाफ पे कितना टैक्स पे किया हुआ है HMRC को, तो देन आप, आपको मुझे ये चीज प्रोवाइड करनी होगी।
और जाहिर बात है, आप चूंकि आप पेरोल रन करते, आप कंपनी है, तो जाहिर बात है आपने अपने पास कोई सेटअप रखा होगा, कोई सॉफ्टवेयर होगा, या चलो अगर मैनुअली भी है तो कोई कापी किताब तो पड़ी होगी, कोई रजिस्टर तो होगा कि जिससे आप पेरोल बना रहे थे। लेकिन एग्जैक्टली नॉर्मली जाहिर बात है सॉफ्टवेयर होते हैं। तो आप सॉफ्टवेयर में जिसमें आप हर महीने पेरोल रन कर रहे थे कि यार मोहम्मद वकास जो है इसके महीने की 1,000, 1,500 या 2,000 पाउंड सैलरी है, उसमें से इतना टैक्स कटता है, ये मैं HMRC को हर महीने पेरोल सबमिट कर रहा हूँ, और उसके बाद पे स्लिप पे निकाल के आप मुझे और मुझ जैसे बाकी एम्प्लॉयज को हर महीने भेज देते हैं, और पैसे भी भेज देते हैं, ठीक है। तो आप उसी सॉफ्टवेयर में जाके आप करोगे, अब जारी बात, अपने सॉफ्टवेयर से भी तो मुझे खारिज करोगे ना, मैं जा रहा हूँ, तो आप मेरी लिविंग डेट उसमें डाल लोगे, और वो ऑटोमेटिकली आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि यार, अब जारी बात, हर बंदे का तो लिविंग सर्टिफिकेट निकलने से रहा है, जिस बंदे की आपने अपने सॉफ्टवेयर में जाके लिविंग डेट डाली कि भाई ये बंदा चला गया है, तो जारी बात है वो ऑप्ट हो जाता है, फिर वो आप उसका P45 भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, और वो वहाँ सॉफ्टवेयर से जाके आप P45 एक्सट्रैक्ट करके कहेगा, ये लो जी, आपने मेरे साथ इस टैक्स ईयर में जितने महीने काम किए, इतनी आपने आपकी तनख्वाह बनती थी, उसमें से इतना टैक्स था जो कि हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं। एग्जैक्टली सर, मैं समझ गया हूँ सर। एक छोटा सा मासूमाना सवाल है। वो क्वेश्चन ये है सर कि ये जो अभी कंपनीज होती हैं जो यूके में, ये एम्प्लॉयज का टैक्स रिटर्न मंथली बेसिस पे कर रही होती हैं या एनुअली? टैक्स रिटर्न, ये जो टैक्स है जो डिडक्ट पेरोल, कर रही होती हैं या इस पेरोल पे? पेरोल जो होता है ना, पेरोल जो होता है ना, ये हर महीने होता है जी, बिल्कुल। ओके। और अब जो देखिए सबमिट पाकिस्तान, करवाते हैं HMRC को, हाँ वो हाँ, एनुअली बेसिस पे है? नहीं नहीं, देखिए मेरी बात सुनो, जहाँ तक बात आप स्पेसिफिक पेरोल की बात कर रहे हैं ना, सैलरीज की आप बात कर रहे हैं ना, जी सर। पाकिस्तानी किसी कंपनी में काम किया आपने सर? जी सर, मैंने किया है। अच्छा, आपकी सैलरी से टैक्स कटता था? जी सर। अच्छा, तो अगर आप अभी भी, लेट्स, अगर आप जॉब कर रहे हैं, आई यूज्यूम आप कर रहे होंगे, तो अभी आपकी नहीं करा सैलरी सर, से, अभी मैं सिर्फ एक कोर्स ही कर रहा हूँ ताकि मैं गया था, मैंने आपको बताया था फ्रीलांसिंग को ही मैंने कंटिन्यू करना है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, तो लेट्स से आपका एडमिन वाला अगर लेट्स से पेरोल कर रहे हैं ना, और सारी बात आपसे जितना टैक्स डिडक्ट हो रहा है, वो हर महीने वो टैक्स जो है ना FBR को जमा कराता है, सबमिट कराता है, ठीक हो क्या? एग्जैक्टली। क्योंकि हमारे FBR के पोर्टल पे, आप अगर मैं अपने पर्सनल पोर्टल पे जाके लॉग इन करूंगा, तो मुझे मेरे सारे टैक्सेस शो होंगे कि हाँ, हर महीने जो जो टैक्सेस मेरे ऑलरेडी मुझसे डिडक्ट हुए, वो ऑलरेडी उन्होंने FBR पे जमा भी करवाए हुए हैं। तो ये इस तरह ये लोग भी हर महीने, हर कंपनीज जो है ना, अपने सारे एम्प्लॉयज का पेरोल HMRC को सबमिट करते हैं। सबमिट ना करो भाईजान, पेनल्टी पड़ती है अच्छी खासी, ठीक है। राइट वहां राइट पे सर, तुम मैं कुछ मेरा नहीं करो यही ना, क्वेश्चन था। सलाम से हम्म। पहले पेनल्टी आती है। जैसे अगर सब वो रूल्स को फॉलो करते हैं और वो टैक्स भी हाँ, टैक्स बेस इकोनॉमी है तो, और वहां पे तो फिर वो एग्जैक्टली, डेफिनेटली। टोटली टोटली टैक्स बेस्ड इकोनॉमी है वो, कंट्री चलती है टैक्सेस पे, तो भाईजान टैक्स में तो आप उनके साथ इधर उधर कुछ नहीं कर सकते हो, द मोमेंट। यार मैं आपको क्या बताऊँ, ये अच्छा, ये हमारा एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी हो चुका है। हम्म, हम टैक्स सीजन में जब होते थे ना, तो कुछ एक शहजादे ऐसे होते थे जो डेटा नहीं बेचते थे, ठीक है ना। तो राइट। एक था ना, अब हमने CEO को कि सर ये 3 4 बंदे हैं, इनको हमने बाकायदा आज कॉल भी करवाई है, लेकिन ये डेटा नहीं बेच रहा ना सर। कहते हैं अभी अगर इन्होंने भेज भी दिया ना, तो आप लोगों ने जमा नहीं करनी, पड़े इनको पेनल्टी, ठीक है। हम्म। हमने कहा हम और क्या चाहते हैं, हमने काम नहीं करना, लेट नहीं बैठना होगा, हम भी आराम से बैठे रहे, अपनी गप्पे शप्पे मारते रहे। अब उसमें एक ही ईमेल आ गई ना कि डेटा उसने भेज दिया था ना, हमने सर को कहा सर उस फलान ने भेज दिया, सर क्या कोई जरूरत नहीं, पड़े ही रहे ना, क्या कहेंगे अभी डे ऑफ हो चुके, हम क्यों तुम्हारे लिए बैठे रहे ना, कहते पढ़ने दो पहले सीजन को। हम्म। हमने नहीं किया, अब हमारे, हम चूंकि एजेंट भी थे, तो हमारे पास क्लाइंट का हम डेटा चेक कर सकते थे HMRC के पास ना। तो अब फिलहाल उसका सब कुछ हिसाब किताब क्लियर था, ठीक है ना। अब टैक्स रिटर्न तो उसकी ऑब्वियसली ड्यू थी ना, जैसे ही सुबह के 5 बजे ना, क्योंकि सर्दियों में जारी बात है 5 घंटे का डिफरेंस हो जाता है ना, तो 31 जनवरी जैसे ही गुजरी और 1 फरवरी हुई ना, हमने दोबारा 5 बजे जाके ना, 5:30 बजे हमने दोबारा उसका पोर्टल जाके चेक किया ना, तो पूरे 100 पाउंड की पेनल्टी आ चुकी थी, ओए होए होए। मतलब विद इन हाफ पर 100 पाउंड की पेनल्टी आ चुकी थी। भाई अभी तक टैक्स रिटर्न नहीं जमा होगी सर आपकी। अब ये तो आधे घंटे बाद हमने देखा था, मेरे ख्याल में मुझे पूरा यकीन है कि विद इन नेक्स्ट सेकंड उन्होंने भेजी होगी उसकी पेनल्टी। मतलब यू मीन टू से कि कितना एफिशिएंट उनका सिस्टम है? ऐसे नहीं सर है कि उसने, जैसे पाकिस्तान में है कि like, सर देखो सीधी सीधी बात है,
आपको क्या कहते हैं, आपका टैक्स ईयर कब एंड हो रहा है? 5 अप्रैल 2023। ठीक हो गया, यस। आपका टैक्स ईयर एंड हो गया। आपके पास टाइम है 31 जनवरी 2024, तकरीबन 9-10 महीने बनते हैं। ठीक है, आपके पास तकरीबन 9-10 महीने हैं। इस समय आपको नहीं याद आया कि टैक्स रिटर्न भी मैंने जमा करानी है, तो फिर तो आप 100 पाउंड की पेनल्टी डिजर्व भी करते हो सर। एग्जैक्टली सर, ये तो है। या। हाँ, और उनको ये नहीं, हमारी तरह नहीं है कि शश फंड में बैठे वो एक्सटेंशन मिलेगी या नहीं, एक्सटेंशन मिलेगी या नहीं। वहां पे ये हरकतें नहीं, वहां पे सीधी सीधी बात है भाई, 31 जनवरी तक डेडलाइन है। उससे पहले हम आपको तंग नहीं करेंगे, उसके बाद आपने हमें तंग नहीं करना, हमने जो भी किया। ठीक है, सिर्फ, थैंक यू सो मच सर। नो वरीज, सिर्फ प्लीज ये कोविड प्लीज। में 2 साल 21 और 22 में इन्होंने आपको एक एक महीने की एक्सटेंशन दी थी। 28 फरवरी तक आपको टाइम दिया था, लेकिन इन्होंने आपको 3-4 महीने पहले ही नोटिफाई कर दिया था कि ड्यू टू कोविड वी अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, सो यू कैन ऑल्सो सबमिट योर टैक्स रिटर्न टिल 28 फरवरी 2000, मतलब जो भी रेलिवेंट डेट थी ना। आपको एक महीने की एक्सटेंशन मिली थी, लेकिन उसमें भी उन्होंने पार्ट किया था। आपको 100 पाउंड की पेनल्टी ना नहीं चार्ज हुई, लेकिन आपकी जितनी टैक्स लाइबिलिटी बनती और जितने दिन आपने जनवरी के बाद लेट जमा कराई, उसका इंटरेस्ट आपको पड़ता था। सही है, मतलब कुछ ना मानते कुछ हो, तो। मिनिमम मिनिमम चीज होती थी। मेरे ख्याल में 4% इंटरेस्ट आपको पड़ता था। लेट्स अगर आपका 1000 पाउंड है, तो आपको 40 पाउंड की पेनल्टी इंटरेस्ट, अगर आपने पूरे महीना लेट्स अगर नहीं कराया ना, महीने का, तो मतलब 30-40 पाउंड आपको इंटरेस्ट पड़ जाता था, लेकिन इंटरेस्ट आपको पड़ जाता था। या। जी मुबशर ओके, साहब, थैंक आपको यू। कोई क्वेश्चन? जी सर। अच्छा सर, आप अभी बता रहे थे कि कुछ अमाउंट जो इनकी एक्सेस में आती है, जो पेएबल होती है, तो वो एम्प्लॉयर को कह दिया जाता है और वो आपकी सैलरी से कटता है। तो वो भी फिर P60 पर आ रहा होता होगा। इसका मतलब है कि वो एग्जैक्ट हम अगर उसको कैलकुलेट करना चाहें, जो आपने परसेंटेज बताई है, उसके मुताबिक तो एक्यूरेट नहीं आएगी। नंबर वन। सॉरी, नंबर अगर टू आप थोड़ा क्वेश्चन सा ये रिपीट है, कर दे, मुझे स्टार्ट में थोड़ा सा समझ नहीं है आपकी क्वेश्चन की। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो जो आपने बताया ना कि जो उसको टैक्स पेएबल होता है उसके लिए, वो हाँ, उसको एट अ टाइम अगर पे ना करे, तो एम्प्लॉय अपनी सैलरी से भी डिडक्ट करवा सकता है इन फ्यूचर। वो ऐसे ऐसे होता है ना, देखिए वो ऐसा नहीं होता कि आप टैक्स भूल गए हैं और आपके एम्प्लॉयर खुद से करेगा, ये ऐसा नहीं होता। इसके लिए कुछ रूल्स हैं। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि आपकी टैक्स रिटर्न जमा कराने की डेडलाइन क्या होती है? 31 जनवरी। अगर हम इस साल की बात करें तो 31 जनवरी 2024 आपकी डेडलाइन है। ठीक है, तो अगर आप 31 दिसंबर 2023, मतलब इन्होंने डेट रखी, अगर इससे पहले अपने टैक्स रिटर्न जमा करा दें, और टैक्स रिटर्न जमा कराते हुए आप इस ऑप्शन को ऑप्ट कर लें कि मेरे पेई के थ्रू मेरी इनकम टैक्स लाइबिलिटी पे हो, तब आप कर सकते हो। ऐसा नहीं होता कि आपने टैक्स पे नहीं किया और वो ऑटोमेटिकली आपके पे के थ्रू डिडक्ट होना शुरू किया, ऐसा नहीं होता। वो आपने खुद खुद ही ऑप्ट करना होता है। अपने टैक्स रिटर्न जमा करानी है 31 दिसंबर 2023 से पहले, और आपने अपने टैक्स रिटर्न में ये चीज मेंशन करनी। उसमें एक बॉक्स होता है। प्लीज आप ये क्वेश्चन अपने पास रखिए कि हम जब टैक्स रिटर्न बना रहे हैं तो मुझे बताइए कि मैं आपको वो टैक्स रिटर्न पे बॉक्स बताऊं कि ये टिक होना चाहिए आपका, फिर ठीक है। तो जब आप वो बॉक्स टिक करेंगे, देन आपको ये सिनेरियो जो आप डिस्कस करें ये तब होगा। ठीक है, जी सर, दूसरा ये कि अगर उसका क्लेम बने तो फिर उस सूरत में क्या होता है? क्लेम मतलब रिफंड? जी, रिफंड। सर देखिए, उसमें जिस तरह से वो आपसे पैसे लेते हैं ना, उसी तरह आपको देते भी। तो जितना वो सब्र नहीं करते हैं ना कि आप हमें पैसे जमा कराए, उतना ही सब्र ये लोग आपको वापस पे करने में भी करते हैं। मतलब द मोमेंट आपका रिफंड बने, आपने टैक्स रिटर्न जमा कराई है, आपकी टैक्स रिटर्न पे आपकी बैंक डिटेल होती है। मुझे आई एम सॉरी, मुझे पर्सनल टैक्स की एग्जैक्ट टाइम भूल गया, लेकिन हम जब वैट जमा कराते हैं तो वो उसकी डेडलाइन होती है 7 तारीख। ठीक है, और आपको अगर आपने 7 तारीख को वैट रिटर्न जमा कराई और आपका रिफंड बना है, तो 20 तारीख से पहले पहले आपको रिफंड आपके अकाउंट में आ जाता है। ठीक है, तो रिफंड बिल्कुल आता है। और हम मेरे ख्याल पाकिस्तान में तो रिफंड नहीं करते, वो कहते हैं टैक्स क्रेडिट आपको मिल जाएगा, ये वो मेरे ख्याल रिफंड नहीं करते हैं। लेकिन पाकिस्तान ये में तो सर बिल्कुल, उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं 5 years के लिए। लेकिन यूके में आपको ऑन द स्पॉट मिलता है। जी।
ठीक है। 7th ऑफ विच मंथ सर? ये 7th ऑफ फेब, क्या ये उसकी डेडलाइन के बाद, जनवरी नहीं के नहीं नहीं बाद नहीं, होती है ये जस्ट, कि? ये मैं जस्ट आपको एक और चीज को बता रहा था। मतलब एक रेफरेंस के तौर पे हम जो जनरल सेल्स टैक्स जमा कराते हैं ना, उसका मैं आपको बताया ना, क्योंकि मुझे अभी एग्जैक्ट डेट नहीं पता कि आपको कितने टाइम में वो आपको रिफंड कर देते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन विद इन अ मंथ, मेरे ख्याल में विद इन 2 वीक्स आपको ये लोग रिफंड कर देते हैं। मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता कि एग्जैक्ट HMRC ने कितना टाइम आपको बताया, नहीं याद, टू बी ऑनेस्ट, झूठ नहीं बोलूंगा कि नहीं याद कि कितना टाइम एग्जैक्ट उन्होंने मेंशन किया हुआ है। लेकिन विद इन 2 to 3 वीक्स जो होता है ना, इन्होंने टाइम जो होता है उसमें आपको कर देते हैं कि अगर जनरल सेल्स टैक्स आप जमा कराते हैं, जो आप क्वार्टरली जमा कराते हैं अपने बिजनेस का, तो वो डेडलाइन के विद इन 2 वीक्स आपको रिफंड उसका आ जाता है। तो आई बिलीव जो आपके टैक्सेस होते हैं ना, वो भी आपको रिफंड मिलते हैं। सर कॉर्पोरेशन टैक्स भी जो होता है ना, आप जब टैक्स रिटर्न जमा करा लेते हैं तो विद इन 2 वीक्स जो है ना आपको रिफंड आ जाता है आपके अकाउंट में। ठीक। अच्छा। ठीक हो गया। रेहान भाई, आपका कोई क्वेश्चन है? तो मेरा अस्सलाम वालेकुम, मेरा क्वेश्चन नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जो आपके जो ये नोट्स जिनसे आप सॉफ्ट कॉपीज देंगे इसकी? क्यों नहीं देंगे सर। ठीक है ये मैं ठीक है, शुक्रिया। बिल्कुल, ये आप लोग को आज मिल जाएंगी जरूर, क्यों नहीं मिलेंगी। ठीक हो गया सर। अच्छा जी। एनीवन एल्स, किसको कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक तो प्लीज यू कैन आस्क, अदरवाइज रिमेनिंग जो है ना हम फिर नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। एम्प्लॉयमेंट इनकम तो हमने थोड़ा सा देख लिया कि क्या होता है, लेकिन जो बेनिफिट्स हैं उसकी तरफ हम आप आगे फिर आएंगे कि वो किस तरह से क्या 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 बेनिफिट होते हैं और क्या क्या उनके सिनेरियोज होते हैं। जी अबूबकर साहब। क्वेश्चन तो नहीं है, बस वैसे एक डिस्कशन है कि मतलब मैं तो ये चाह रहा हूँ इंशाल्लाह आपके साथ ये सीजन लगाएं, उसके बाद 31 जनवरी से पहले पहले आपके साथ तैयार हो जाए रिटर्न करने के लिए। सर आप सर आप क्लाइंट पकड़े, रिटर्न हम आप करा देंगे, आप क्या टेंशन नहीं, ले हम रहे हैं, आपके आप स्टूडेंट बता बन के दें। रिटर्न करेंगे ना। क्लाइंट तो जी भी जरूर। फ्रीलांसिंग का भी स्टार्ट नहीं की। अच्छा अच्छा, नहीं क्यों नहीं, ठीक है। इंशाल्लाह जरूर ठीक, आपके जिस थैंक यू तरह के सर। भी क्वेश्चन हो बिल्कुल कराएंगे आपको। ठीक ठीक। हो गया। ठीक। ओके। अच्छा, एनीवन एल्स, किसका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर आज की क्लास हम वाइंड अप करते हैं। आई बिलीव, अच्छा, एनीवन किसी को कोई सजेशन देनी हो, या आर यू गाइस कंफर्टेबल विद माय टीचिंग स्टाइल, मतलब कंफ्यूजन आपको जबरदस्त लगता है कि जबरदस्त, मेरी तरफ से आप तो जबरदस्त है। कंटिन्यूस बोल रहे हैं, जो नहीं बोल रहे मैं उनसे बात चलो उनसे पूछे, भाई। उनसे पूछे, बिल्कुल उनका भी काफी सारे लोग हैं, उनसे रिप्लाई ले लें। तो मजाक है क्या है आपको? जस्ट मतलब देखिए, मुझे आता है, लिहाजा मुझे मतलब ये नहीं मैटर करता कि भाई मुझे सीखना है या नहीं, मुझे जितना मुझे आता है अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम चल रहा है। और जाहिर बात है, लर्निंग एक प्रोसीजर होता है, मैं आज भी सीख रहा हूँ, आप लोगों से बहुत सारी चीजें सीखता हूँ। और लर्निंग तो खैर इंसान की कभी खत्म ही नहीं होती, ठीक है। लेकिन फिलहाल हमारे इस क्लास का मकसद ये है कि आप लोग को समझ आए। तो प्लीज इफ देयर इज एनीथिंग, यू हैव एनी सजेशंस या कोई काउंटर आर्गुमेंट हो, तो प्लीज डोंट हेजिटेट, आप बिल्कुल कह सकते हैं, पर्सनल में भी डिस्कस कर सकते हैं, जैसे आप लोग को मुनासिब लगे। ठीक हो। जी एहसन भाई, कोई क्वेश्चन? सर आपने सजेशन के बारे में बात की, तो मैं सजेशन तमाम भाइयों की तरफ से भी और आपकी तरफ ये करूंगा कि सर कि अगर ये वीक में 2 क्लासेस की बजाय ये थ्रू आउट द वीक कर दी जाए, तो वो 2 माह का कोर्स 1 माह से भी कम का आ जाएगा, तो तेजी से स्पीड अप हो जाएगा। अगर पॉसिबल है तो एडमन से भी एहसन भाई, और आपसे भी, सबसे एहसन एहसन भाई, एक बात कहूँ आपसे। सर सर। मेरी मंडे ट्यूसडे भी क्लास होती है, पिछला बैच अभी चुके हैं, अभी तकरीबन 70-80% हो चुका है। मंडे ट्यूसडे वो क्लास होती है, अभी आप लोग का न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, वेंसडे थर्सडे ये हो जाता है। क्लास हमारी स्टार्ट होती है 9 बजे, ठीक हो गया, 9:30 बजे। 9:30 मेरी ऑफ सर। मेरी ऑफिस से छुट्टी होती है 9 बजे। अच्छा मैं हाँ, बाहर ठीक हो गया सर। नहीं नहीं मैं ठीक हो गया बाहर सर। नहीं, मैं बस मैं आपने सजेशन की बात की थी, मैं जनरल बात कर दी, क्योंकि असल में हम वकील जो है ना सर, सुबह से लेकर शाम तक ना बहुत तेजी से काम कर रहे होते हैं, तो हमें आदत हो गई है चलने की तेज, बात भी तेज करने की और इस तरह से ना, तो मैं कोर्स भी अगर स्पीड अप हो सकता है तो पॉसिबिलिटी है, तो अगर नहीं है पॉसिबिलिटी देखिए तो कोई इट्स ओके सर। एहसन भाई, देखिए कराने पे हो ना,
तो वो तो मैं एक एक टॉपिक पे एक एक दिन लगा दूं ना, तो मैं कहता हूँ मैं 2-3 महीने से पहले भी खत्म करा दूंगा। लेकिन यार देखो, आपने भी पैसे दिए और उन्हें भी दिए, अब ये मुनासिब नहीं लगे कि यार वो पैसे हलाल ना हो ना। अब क्या कहते हैं, अगर करवाने वाला कराने पे तो बहुत कुछ हो जाता है। अब आप खुद ही सिर्फ आप कॉलेज क्लास की रिकॉर्डिंग सुनिएगा, अगर आप इसमें सिर्फ ये चीज नोट कीजिएगा, मैंने आपसे ये चीज कितनी बार पूछी है, अगर कोई आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछें। एटलीस्ट मैंने आपसे बारह एग्जैक्टली। पंद्रह तक मैंने एक क्वेश्चन पूछा होगा। तो मैं नहीं चाहता यार कि कोई बंदा ऐसा जाए कि जो मैंने पढ़ा है और उसको कोई क्वेश्चन और मैं उसका डाउट क्लियर नहीं किया। मैं कुल नॉलेज वाला नहीं हूँ, मेरे पास सारी नॉलेज नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जो है, जितना मैं कर रहा हूँ एटलीस्ट वो आप सबको आनी चाहिए, क्योंकि फुल नॉलेज किसी के पास नहीं है, ठीक। तो ये होता है। और जहाँ तक आपकी स्पीड की बात है, वो एक फनी मीम सी थी। वो एक न्यूज सर रिपोर्टर होता है ना, वो एक न्यूज सुना रहा होता है ना, कि एक ठीक। बंदा जो है ना उसको पुलिस वाला, ट्रैफिक पुलिस वाला पकड़ता है, कहते कि यार तुम गाड़ी बहुत स्पीड से चला रहे हो ना, तो ठीक फाइन है। होगा ना। तो बंदा कहते है मैं हर एक काम बहुत तेज करता हूँ, मैं खाना भी तेज खाता हूँ, मैं काम भी तेज कर, मैं चलते भी तेज, मैं इसलिए मैं गाड़ी भी तेज चलाता हूँ ना। तो ठीक है। जो जब उसका केस अदालत में लगता है ना, तो जज जब वो देखता है ना, और जज के सामने भी वो यही बयान देता है कि मैं हर एक काम तेज कर दी, इसलिए मैं गाड़ी भी तेज चलाता हूँ ना। तो जज कहते चलो देखते हैं, ये 6 महीने का टाइम तुम कितने जल्दी गुजारते हो ना जेल में। तो अब ठीक हो गया। correct. Let's see how fast you spend these 6 months in jail. तो ये वही वाला हिसाब है कि सर अल्लाह खैर करेगा। सर चले इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से कोई मुलाकात होगी। कोई कंफ्यूजन है, थैंक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आपने पास नोट कर लीजिएगा, या मुझे आप मैसेज कर दीजिएगा ग्रुप में, कि नेक्स्ट क्लास में हम उनको भी डिस्कस कर ले, ठीक है ब्रदर। ओके जी, इजाजत दीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। तब तक हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।